एक तरफ अमूल जैसा मास ब्रांड है, वो कह रहा है कि मैं 10 रुपए में ही चीज दे दूंगा यार। अगर आप 5 रुपए की बोल के बेच रहे हो तो वो आप अपने बच्चों को खिला सकते हो क्या? नहीं खिला सकते हो तो आपको कोई हक नहीं बनता आप किसी और को भी खिलाओ। कुल्फी कहाँ से आ गई, आइसक्रीम कहाँ से आ गई? 2014 में मैं गया बॉम्बे, तो वहाँ पे रोड साइड की कुल्फी खाई, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया चलो अपने खुद का कुछ करेंगे। 100 करोड़ पर ईयर का बिजनेस कितने टाइम में बिल्ड किया आपने? ये हमारे पिछले 5 साल से हर साल हम लोग 100+ करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं उसमें। सर, बंदे से धंधा बनता है, धंधे से बंदा नहीं बनता। सर, फ्रोजन डेजर्ट वर्सेस आइसक्रीम ये जो चलता है, एक बार इसको बताइए। फ्रोजन डेजर्ट क्या होता है, आइसक्रीम क्या होती है? गुलाब जामुन बननी चाहिए, घी में तलनी चाहिए, लोग तेल में तल देते हैं। आइसक्रीम का मतलब क्या है, उसमें क्रीम होना चाहिए। क्रीम बनता है दूध से। फ्रोजन डेजर्ट का कॉन्सेप्ट आया है वो इंडिया में ही चलता है सर ज़्यादा, क्योंकि इंडिया की पब्लिक चाहती है कि सस्ता। तो सस्ता कैसे होगा, तेल डाल देते क्रीम की जगह। आपकी कैटेगरी में एक नेचुरल्स कैटेगरी भी आती है जिसमें फ्रूट्स के अंदर देते हो। नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, तो ऑरेंज फ्रूट लेते हैं, तो उसका जो पल्प निकालते हैं वही पल्प का हम आइसक्रीम बनाते हैं, उसी आइसक्रीम को वापस उसी पल्प में डाल के बेचते हैं। तो बंदा फ्रूट भी खा लेता है और उसमें आइसक्रीम का भी मजा आ जाता है। जो आपसे फ्रेंचाइज लेता है उसको क्या सपोर्ट जाता है आपकी तरफ से, और आप अपनी तरफ से क्या मेहनत करते हैं उसको सक्सेसफुल बनाने में? टोटल कितना आउटलेट है और उसमें खुद के आउटलेट कितने हैं, फ्रेंचाइजी आउटलेट कितने हैं? मेरे को आज आइसक्रीम पार्लर खोलना है, मेरे पास 15 लाख रुपए है, मैं खुद का ही खोल लूँ, किसी की फ्रेंचाइजी क्यों लूँ? एडवांटेज क्या है मेरे पास फ्रेंचाइजी लेने का? आइसक्रीम का बिजनेस कौन करता है? वो व्यक्ति जिसका फैमिली डेयरी बिजनेस से जुड़ी हो या कोई बड़ी एमएनसी कंपनी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक आइसक्रीम का बिजनेस किसी सीए ने चालू किया है, कैसे लगेगा आपको? थोड़ा अचरज होगा ना, अरे ये क्या कर लिया। फिर आप सोचोगे करो कोई बात नहीं, सीए साहब ने पैशन फॉलो करने के लिए कोई एक दुकान खोल ली होगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि भैया पैशन नहीं, बकायदा प्रोफेशन बना के 100 से ज्यादा स्टोर पूरी इंडिया में खोल चुके हैं और 2030 तक 1000 स्टोर खोलने का प्लान है, तब क्या कहोगे आप? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर मनीष काकड़िया जी की, जिन्होंने बॉम्बे के जुहू चौपाटी पे जब कुल्फी खाई तो कुल्फी खाने के साथ साथ कसम भी खाई कि ये स्वाद पूरे इंडिया को दूंगा। और इसी विजन के साथ बॉम्बे कुल्फी एंड आइसक्रीम ब्रांड्स की शुरुआत हुई। तो हमने उनसे डिटेल में पॉडकास्ट किया और जाना, भाई साहब एक बात बताओ, ये आइसक्रीम और कुल्फी का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, इस धंधे की यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पे पैसा जाता है, एक आउटलेट खोलने में कितना खर्चा आ जाता है और एक दुकान से आदमी कितने रुपए कमा सकता है, इंडिया में और आइसक्रीम और कुल्फी इंडस्ट्री का पूरा फ्यूचर क्या है, ये सेक्टर कैसे आगे बढ़ रहा है। तो इस गर्मी में ठंडी आइसक्रीम खाते हुए अगर इस आइसक्रीम के बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए। मनीष भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। मनीष भाई देखो, आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और लगभग कुछ मेरे जैसी भी आती है। जैसे आप सीए हो, पर आप सीए वाला काम नहीं कर रहे हो, आप हो कुल्फी और आइसक्रीम ब्रांड वाले बिजनेस में। तो कुल्फी पे बात करेंगे, आइसक्रीम पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सीए जर्नी पे बात करते हैं कि आप फर्स्ट जनरेशन सीए या सीए की फैमिली से आते हैं, क्या कहानी है सीए वाली? तो हमारी फैमिली में मेरे को मिला के 6-7 एक सीए है हमारी फैमिली में। तो पहला ऑप्शन तो सबके लिए यही था कि चलो सीए कुछ नहीं तो सीए तो पढ़ लिया। वो जैसा होता है डॉक्टर फैमिली में पैदा हुए अब डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही और कुछ बनना ऑप्शन है, नहीं है। एक तो सीए फैमिली में भी यही रूल है। बराबर। ठीक है। तो सीए तो कर ली, फिर डिग्री लग के करना क्या मेरे को नहीं समझ में आया। तो मेरे को ऑडिटिंग में तो कोई रुचि थी नहीं, तो 8 महीने मैं घर पे ही था, मेरे को पता नहीं था ये डिग्री का करना क्या। फिर एक दिन एक बैंक से फ़ोन आया था कि ऐसे चलो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो मैंने उस टाइम ग्रैब की। फिर 14 महीने वो कंपनी में काम की मैंने, तो मेरे को समझ में आया ये मेरे काम का नहीं है। जब घुसा बैंक में तो 90 किलो का था और जब निकला 102 किलो का था। और मेरे पापा पूछने लगते हैं यार ये कौन सी बैंक है जो रात को 2-2 बजे लोन देती है। तो मंथ एंड में प्रेशर भी होता है, रात को 2 बजे 3 बजे आते थे। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया चलो अपना खुद का कुछ करेंगे। और तब मैंने मेरे फाइनेंशियल सर्विसेज का काम स्टार्ट किया था। जॉब और प्रैक्टिस कोई ऑप्शन नहीं था? जॉब तो मतलब आपने ट्राई किया, आपको सूट नहीं किया, और प्रैक्टिस अपने को कभी करनी नहीं थी। ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस में आप क्या कर रहे थे तब तक? तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज भी हमारा चालू है, काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, किसी को भी लोन चाहिए ना बैंक से, तो वो हम लोग अरेंज करके देते हैं। थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग करते हैं, साल का 100-1 करोड़ का हमारा टर्नओवर है। तो वो एक लाइन बहुत अच्छी तरह चल रही है। और उसमें भी मैंने गैप देखा था कि कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई ऑडिटर उसमें है नहीं, तो उसको भी हमने एक ऑर्गेनाइज वे में उस सेक्टर को लेके गए थे हम। ये बात आपकी सही है सर। डीएसए फील्ड में मतलब नॉर्मली जो एक्स बैंक के एम्प्लॉई हैं वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे चालू हो जाते हैं, फॉर्मल तरीके से बहुत कम लोग कर रहे हैं। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई। अच्छा, 100 करोड़ पर ईयर का बिजनेस कितने टाइम में बिल्ड किया आपने? ये हमारे पिछले 5 साल से ट्रैक का रिकॉर्डर है, हर साल हम लोग 100+ करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं उसमें।
5 साल में 500 करोड़ तो आपका हो चुका है। Correct. तो सर फाइनेंस का काम करते करते लोन और बैंक के चक्कर खाते खाते कुल्फी कहाँ से आ गई, आइसक्रीम कहाँ से आ गई? तो हुआ ऐसे 2014 में मैं गया बॉम्बे। हम्म। तो बॉम्बे में सब लोग जाते हैं चौपाटी घूमने, तो मैं भी गया था चौपाटी। तो वहाँ पे रोड साइड की कुल्फी खाई। एक कुल्फी खा के फिर समझ में आया, यार इतने साल में क्या खा रहा था। कुल्फी हम लोग बचपन से सब लोग खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, मेरे फादर खाए, दादा सब खा रहे हैं। तो रोड साइड ठेले में हमारे गांव में जो भी मिल गया वो खा ले। पर बॉम्बे में उस दिन जो चौपाटी में खड़े रह के मैंने जो खाई कुल्फी, तब समझ में आ रहा है यार असली कुल्फी थी और ये पूरे देश को खिलानी चाहिए। और फिर मैं ढूंढने लगा भी कोई ब्रांड है तो चलो मैं भी कोयम्बतूर में कुछ करूँ। तो कोई ब्रांड नहीं, कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं, किसी का नाम नहीं, कोई फ्लेवरिंग नहीं, पैकेजिंग नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने वहाँ पे एक मार्केट गैप देखी कि चलो इस सेगमेंट को, जो वर्जिन मार्केट है, इसको हम लोग एक ब्रांड बना के चलेंगे। तो वहाँ से मैंने मेरी R&D शुरू की। पहले मैंने रेसिपी क्रैक करना शुरू किया, अंडरस्टैंड किया कि इसमें असली माल क्या डलता है। और फिर मैंने पैकेजिंग पे शुरू की, मशीन्स पे शुरू की। हाँ, मशीन की बात बोलूँ तो हुआ ऐसे कि ये सेक्टर तो ऑर्गेनाइज था नहीं, तो मशीन बनाने वाला कोई था नहीं। तो फिर मैंने बोला मशीन वाले को, भाई चलो मेरे को ऐसे मशीन बना के, तो ऐसा पैकेजिंग मशीन बना के तो। और 2015 में हमने कुल्फ़ी का पहला इंडिया में एक्सक्लूसिव ब्रांड लॉन्च की, बॉम्बे कुल्फ़ी करके। 2015 में कोयम्बतूर से हमने हमारी जर्नी शुरू की। कुल्फी का ऑर्गेनाइज पहला ब्रांड अपन उसको कैसे करें, क्योंकि ब्रांड कुल्फी के लोकल एरियाज में है, पर वो किसी की एक दुकान, किसी की 2 दुकान, ऑर्गेनाइज लेवल पे फैलने वाला कोई ब्रांड नहीं है। तो वी कैन से इट वाज द फर्स्ट कुल्फी ब्रांड। तो सर अगर आपने जब मार्केट की रिसर्च की तो आपको आइसक्रीम मार्केट ओवरऑल कितना बड़ा लगा, कि भाई कितना बड़ा मार्केट है, उसमें कुल्फी कितनी है, आइसक्रीम कितनी है और बाकी सारी चीजें कितनी है, नेशनल प्लेयर कितने हैं, फॉरेन कितने हैं, ऐसा स्टडी कुछ किया, कुछ डेटा है? हाँ, तो बेसिक स्टडी मैंने की थी, ज़्यादा इंडेप्थ में भी घुसा नहीं। तो मोटा मोटी आज के डेट में बोलो तो इंडिया में आइसक्रीम का मार्केट 30,000 करोड़ है। ठीक है। और 30,000 करोड़ भले आपको बड़ा नंबर लगे, पर इंडिया का कंजप्शन आज भी 1.5 लीटर है साल का। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम इज 1.5 लीटर, जबकि यूएस न्यूजीलैंड आप देखोगे तो 20-25 लीटर कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब जो 30,000 करोड़ का धंधा आज है, वो 3 लाख करोड़ का पोटेंशियल इंडिया लेके बैठा है। और वो तो खाली मैं आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ, कुल्फी तो उसका 5% भी नहीं है। तो कुल्फी में इतना बड़ा मार्केट गैप है कि 10 जायंट भी आ जाए ना, फिर भी इंडिया को फुलफिल कोई कर नहीं पाएगा। तो वो इंडिया में गैप है। और इंडिया में क्या है, मीटू ब्रांड्स हम लोग जिसको बोलते हैं, जैसे अमूल हो गया, वाडीलाल हो गया, हैमर हो गए, वो सब मीटू ब्रांड्स है। मतलब बड़े स्केल में करते हैं और पूरे मास पब्लिक को केटर करते हैं। बट जो नीश है कि एक ब्रांड है जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को करते हैं, क्वालिटी वाला मतलब देते हैं, जो प्रीमियम वाला बोलते हैं ना, वो कोई था नहीं। तो वो गैप भी मैंने वहाँ पे देखा था कि, और स्पेशली कुल्फी में तो कोई था ही नहीं। तो उसमें हमने फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बहुत बड़ा फायदा लिया था उसमें। टाटा ग्रुप की जो यूएसपी है, जो शायद लोग ऊपर से नोटिस नहीं करते, टाटा ग्रुप ने एक जो बहुत बढ़िया काम किया, अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है टाटा। अगर पूछे ना टाटा का कोर बिजनेस क्या है, तो बोले नमक पहले खुला बिकता था, उन्होंने कहा इसको पैकेट में लाते हैं टाटा नमक। चीनी खुली बिकती थी, अनऑर्गेनाइज बिजनेस था, बोले उसको चीनी को पैक करते हैं टाटा टी। ज्वेलर का काम खुला होता था, हर आदमी अपने हिसाब से करता था, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तनिष्क। घड़ी खुली होती थी, जिसको जो समझ में आ रहा था मार्केट के, टाइटन। सो ये समझ में आया कि इंडिया में अगर किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पकड़ के ऑर्गेनाइज करोगे तो उसमें मार्जिन बनता है। Correct. और जो आपका कुल्फी वाला सेगमेंट, जो आपने अमूल का एग्जांपल दिया, रिसेंट अभी एक मैं लिंक्डइन पे पोस्ट देख रहा था, इंडिया में 70 करोड़ लीटर डेली दूध का कंजम्पशन है। 70 करोड़ लीटर रोज। अब अमूल इतना बड़ा प्लेयर है, वो कितना करता है पता है? 3.5 करोड़ लीटर रोज। यानी अमूल इतना बड़ा होके भी 5% ही है। और अमूल 5 है, बाकी सब मिला लो तो 5 और हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यानी 85% मार्केट दूध वाला अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इसमें कोई भी इसको ऑर्गेनाइज करने निकल जाएगा, वो पैसा कमा लेगा। एंड सेम गोज विद द कुल्फी थिंग कि आइसक्रीम मार्केट भी 30,000 करोड़ का है, पर ऑर्गेनाइज प्लेयर के हाथ में क्या होगा? 5,000 25,000 तो छोटी छोटी मॉम एंड पॉप शॉप कर रहे हैं। इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो इसमें मार्जिन है। तो आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी और आप कूद गए। सर एक चीज है, इसमें यूएसपी क्या बोलेंगे? जैसे मैं बोलता हूँ कि कुल्फी लोकल लेवल, जैसे आपने नेशनल लेवल पे यूएसपी बता दी कि नेशनल लेवल पे मी टू ब्रांड्स है, कि जो एक ब्रांड दे रहा है दूसरा वैसे दे रहा है, तीसरे वैसे दे रहा है। और क्योंकि उनको मास देना है, टेस्ट मोटा मोटी सबका एक जैसा है, वो यूनिकनेस या मल्टीपल फ्लेवर में नहीं उतर सकते। पर जब आप इसको लोकल लेवल पे जाएंगे, जैसे मान लो जयपुर में खोलेंगे या कहीं मुंबई में ही बॉम्बे कुल्फी बॉम्बे में जब जाएगी, तो वहां तो अलग अलग देने वाले छोटे छोटे बहुत ब्रांड बहुत सारे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इनसे कैसे कॉम्पीट करते हैं, या
इनके बीच में आपके यूएसपी क्या है? तो यूएसपी जैसे मैंने पहले बोला कि ये हमने एक ब्रांड का रूप दिया है। आज इंडिया की ऑडियंस इतनी स्मार्ट बन गई है कि सबका फेवरेटिज्म जो बोलते हैं वो इंस्टाग्राम फ्रेंडली होना चाहिए, वो अच्छे ब्रांडेड में होना चाहिए, एसी शोरूम होना चाहिए, सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए और एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट शानदार होना चाहिए। जो चीज़ हम लोग करते हैं वह पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी हमारी दुकानें हैं, आप कहीं पे भी चलो जाइए, भले इंडिया में कहो या हमारा दुकान सिंगापुर में, वहाँ पे कहो, एक ही टेस्ट आपको मिलेगा, एक ही कंसिस्टेंसी मिलेगा, एक ही जैसा ब्रांड का अपील मिलेगा और जो वाव फैक्टर है बच्चों से लेके बूढ़े तक सब मजे लेके खाते हैं। हमारे स्टोर आप देखोगे नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट सब जगह फैला हुआ है। आज हमारे पास 100+ आउटलेट है और सब जगह सब तरीके के लोग आते हैं। ऐसे नहीं कि हमारी कुल्फ़ी एक ही ऑडियंस पसंद करती है, चलो राजस्थान के लोग ही पसंद करते हैं या तमिलनाडु के लोग ही पसंद करते हैं, ऐसे नहीं, पूरा इंडिया पसंद कर रहा है और वो हमारे ब्रांड का एक सक्सेस बन गया है और उसी के कारण हम लोग लोकल लोगों से भी कम्पीट कर पा रहे हैं। तो जो एक ब्रांड की पहचान हमने दी है इस कुल्फ़ी मार्केट को, उसके कारण हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। मतलब बेसिकली जो आपका लोकल ब्रांड है, अगर मैं जयपुर का एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जयपुर में कोई लोकल कुल्फी वाला है तो वहां जाके आप खड़े होगे, वो 2 आदमी खड़े होंगे, बकायदा आप पैसे दोगे, वो कुछ ला के आपको दे देगा, वहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई वो आपको स्वाद दे देगा लेकिन माहौल नहीं दे हाँ, पाएगा। नहीं देगा। बड़े ब्रांड में आप चले जाओगे तो बड़े ब्रांड आपको माहौल दे देंगे, वो स्वाद नहीं दे पाएंगे। करेक्ट, यू करेक्ट बोथ थिंग्स करेक्ट। इनइक्वल की भाई माहौल भी ले लो, स्वाद भी ले लो। स्वाद भी ले लो, बराबर। तो सर इसका वैसे तो आप मुझे ऑब्वियस दिख रहा है इसका नाम बॉम्बे कुल्फी क्यों रखा लेकिन आप बताएं बॉम्बे कुल्फी एंड आइसक्रीम इसका नाम कैसे रखा आपने? सो 2015 में हमने जब स्टार्ट की तो ब्रांड का नाम रखा था बॉम्बे कुल्फी। तो कुल्फी इंडिया में कई तरह के बिकते हैं। तो दिल्ली में जाओ आपका टेस्ट अलग मिलेगा, आप कलकत्ता में जाओ तो टेस्ट अलग मिलेगा, राजस्थान जहाँ से हम लोग हैं वहाँ की टेस्ट अलग है, साउथ की टेस्ट अलग है। पर हम जो टेस्ट दे रहे हैं वो ऑथेंटिक बॉम्बे स्टाइल की दे रहे हैं। और हमारे कुल्फी में आप देखोगे तो हमारे पास स्टिक है, स्लाइस है। ये जो स्लाइस का फॉर्मेट या डिस्क आप बोल दो, ये जो स्लाइस का फॉर्मेट है ये यूनिक था। लोगों ने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि यार कुल्फी ऐसे स्लाइस में भी मिलता है। तो वो फॉर्मेट हम लग रहे हैं, वो एक्चुअली बॉम्बे का फॉर्मेट है। फिर हमारे पास आइसक्रीम्स भी था। तो वो सब टेस्ट की जो इंस्पिरेशन बोलते हैं वो हमने बॉम्बे से ली थी। इसके लिए बॉम्बे कुल्फी ब्रांड का नाम हमने रखा है। और बाद में इसको आइसक्रीम ऐड कर दिया आपने? करेक्ट। तो 2024 तक हम लोग बॉम्बे कुल्फी के नाम से कर रहे थे। तब हमने एक केस स्टडी की हमारे ही फ्रेंचाइजियों के बीच में। तो समझ में आया कि कुल्फी जब बंदा सोचता है तो बॉम्बे कुल्फी नाम याद आता है, पर आइसक्रीम सोचता है तो बॉम्बे कुल्फी नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि नाम में कुल्फी है। पर डे 1 से हम लोग कुल्फी और आइसक्रीम दोनों बेच रहे थे। तो तब हमने रीब्रांडिंग की, मेरी फ्रेंड जंकना और मैंने दोनों ने। ये 2024 में हमने रीब्रांडिंग का दौर शुरू किया, जब हमने हमारा मैस्कॉट को रीडेवलप किया, हमने अपने ब्रांड का लोगो चेंज किया, इंटीरियर पूरा चेंज किया और 2 साल लगे। और अब बंदा सोचता है आइसक्रीम या कुल्फी, बॉम्बे कुल्फी आइसक्रीम्स में जाना है। तो सर इसका बिजनेस मॉडल आपने क्या, इसका एक्सपेंशन मॉडल क्या किया? अभी टोटल कितना आउटलेट है और उसमें खुद के आउटलेट कितने हैं, फ्रेंचाइजी आउटलेट कितने हैं? तो आज के डेट में मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग 100 आउटलेट पे खड़े हैं और हमारा रन रेट अभी ऐसा चल रहा है कि हर महीने हम लोग 10 से 15 आउटलेट खुल रहे हैं। और जयपुर में है तो 3 दिन पहले हमने एक जयपुर में खोला और एक 20 दिन बाद में वापस जयपुर में ही खुल रहे हैं। तो ये हमारा रन रेट रह चुका है। मेरा खुद का आउटलेट एक ही है, कोयम्बतूर में मेरा खुद का एक आउटलेट है और बाकी 99 आउटलेट हमारे फ्रेंचाइजी में है। हम क्यों फ्रेंचाइजी आउटलेट में फोकस किया? बिकॉज इट इज एन असेट लाइट मॉडल। फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन काफ़ी फटाफट हो जाता है इस मॉडल में, तो इसीलिए हमने फ्रेंचाइजी मॉडल में काफ़ी फोकस किया है। इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल की अगर मैं बात करूं नॉर्मली कि एक आइसक्रीम की दुकान पे आपसे अगर आए तो अब हम तो बिजनेसमैन आदमी, हमारा फोकस रहता है कहाँ पे कमाई है, कितना खर्चा, कितनी कमाई, कितना मार्जिन, हर बिजनेस का जानने का हमको शौक है। तो आपके पास बैठे तो आज आइसक्रीम के बिजनेस की इकोनॉमिक्स जान लेते हैं। तो सर आइसक्रीम का अगर एक आउटलेट लगाना है मुझे, क्या मेरी कॉस्टिंग आएगी और कहाँ कहाँ आएगी? अगर बॉम्बे कुल्फी की बात करूं तो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है 15-16 लाख। ये मैं 2015 में अगर आपको बोलूं तो मैंने भी R&D की थी, बाकी ब्रांड्स में मैंने भी ईमेल डाले पता करने के लिए कि उनका क्या कॉस्ट बढ़ता है। तो किसी का मिला 25 लाख, मैं बोला 30 लाख, मैं बोला सोने की दुकान तोड़ना कर ले, 25-30 लाख किसके लिए? तो हमने ये ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट लेके आया, भाई जितना लगता है उतना ही आपको लगाना है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है 15 से 16 लाख, जहाँ पे फ्रेंचाइजी की फ़ी आ जाती है, हमारा डिपॉजिट आ जाता है, जो भी आपके इंटीरियर फ्रीजर, फ्रिज, फर्नीचर हो गया, साइनेज, सब कुछ, मतलब इनॉग्रेशन तक आपका 15-16 लाख रुपए का खर्चा लगता है। हम लोग फ्रेंचाइजी के साथ ऐसा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, इवन आपका 10,000 रुपये या 20,000 रुपये भी आपके पास, आपका जमा हमारे पास एक्स्ट्रा है तो उसका हिसाब देते हैं और पहले बिल में हम लोग वो अमाउंट एडजस्ट भी कर देते हैं। तो ये हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स है एक
फ्रेंचाइजी स्टोर का। अगर वही आप कियोस्क लगते हो तो दुकान का जरूरत नहीं है, तो जो भी कियोस्क का खर्चा लगता है उसमें 4-5 लाख रुपए कम लग जाता है। रुपए लगा है। इसमें मेन खर्चा क्या है? जैसे 15 लाख में प्रॉपर्टी का खर्चा कितना है, इंटीरियर का कितना है, या मशीन या जो इक्विपमेंट्स है उसका कितना लगभग, अगर मैं ब्रेकअप चाहूँ तो फ्रेंचाइजी फी हम लोग एक 4 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी फी करते हैं, जो हम लोग वापस ब्रांड पे ही इन्वेस्ट करते हैं। उनका मार्केटिंग में 1 लाख रुपए हम लोग इमरजेंसी डिपॉजिट रखते हैं, और बाकी 10 लाख जो रहता है उसमें आपका इक्विपमेंट समझ ले 3 लाख का इक्विपमेंट आता है, आपका फर्नीचर का और एक 3 लाख लग जाता है, और बाकी जैसे सिविल वर्क हो गया, साइनेज हो गया, वो सब में एक 3 लाख रुपए आपका लग जाता है। कितनी जगह पे आउटलेट बनाई है? स्क्वायर फुट में बात करूँ तो मिनिमम 300 स्क्वायर फीट का हम लगते हैं, 300 से 400। उससे ज़्यादा बड़ा भी मतलब नहीं है, क्योंकि दुकान खाली लगती है। उससे ज़्यादा छोटे हो तो कस्टमर का एक्सपीरियंस नहीं रहता उसमें। तो 300 ऐसा वेरी आइडल। 300 से 400 स्क्वायर फीट के आउटलेट में 15-16 लाख में आपका आइडिया टू इनॉग्रेशन काम हो जाता है। काम हो जाता है। और फिर रनिंग कॉस्ट क्या हुई सर इसमें? अगर डेली मंथली कॉस्ट क्या आती है सैलरी के टर्म्स में, रेंट, यूटिलिटी, और इसको ब्रेकअप करें तो आज 300 स्क्वायर फीट का लो तो सब जगह मिनिमम 100 रुपये स्क्वायर फीट तो चल ही रहा है। तो 30 से 40 हज़ार रुपये बंदे का रेंट में लग जाता है। 2 स्टाफ लगाओ तो बंदे को 20,000 रुपये दो तो 40,000 उसमें लगता है। 10-1 हज़ार रुपये वो खुद के मार्केटिंग में लगाता है, और 10-1 हज़ार एक मिसल लेने, चलो कुछ भी छोटा मोटा रिपेयर काम हो गया तो 1,10,000 में उसका महीने का खर्चा लगता है। और कितना बिजनेस एक जनरेट कर लेती है एक दुकान लगभग? अगर मैं बात करूँ तो अगर यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें कि महीने का लगभग इतना जनरेट हो जाता है, इसमें इतना परसेंट इतना, इतने परसेंट इतना, और लास्ट में इतना मार्जिन। पिछले ये सैटरडे की ही बात करो तो हमारे एक पुणे में एक आउटलेट है, उसने एक दिन में आउटलेट सेल किया 50,000 की सेल की है उसमें। तो उसी का एग्जांपल लूँ तो 50,000 की सेल है तो उसके हाथ में 50% मार्जिन हम लोग देते हैं, तो उसको 25,000 तो बच ही गया दिन का। तो 25 इंटू अगर वो बंदा 25 दिन भी उसको रखता है तो 6-1 लाख रुपए उसको एक प्रॉफिट बनता है ग्रॉस। और उसके बाद में खर्चा वर्चा निकालने के बाद वो बंदा आज की डेट में 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा है। पर हो सकता है सभी आउटलेट वैसे नहीं हो। एवरेज आप पकड़ के चलो तो हर एक आउटलेट हमारे 1-1.5 लाख रुपए तो आराम से कमा लेते हैं टेक होम। 1-1.5 लाख रुपए आराम से हो जाता है। करेक्ट। इसका मतलब मंथली कितनी होगी? लगभग 4-5 लाख रुपए की सेल आराम से हो जाती है इससे। करेक्ट। कि 20-25 और रोज की सेल होगी एवरेज, और ये सब खर्चा काट के 1-1.5 लाख रुपए उसके घर पहुंच जाता है। घर पहुंच जाता है। ठीक सर। और अगर किसी ने आउटलेट लगाया, मान लो 16 लाख रुपए खर्च करके आज मैंने इनॉग्रेट कर लिया, कितने टाइम में मेरा इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाएगा? कुछ बम्पर सेल वाली जैसे 50,000 सेल वाली आउटलेट रही तो वो तो 4-5 महीने में बंदा पैसा निकालता, बट एवरेज 100 का एवरेज क्या है आपका? आपने जो एवरेज हमने जो देखी है कि 10 से 12 महीने में बंदा, मैक्स टू मैक्स 12 महीने में बंदा अपना जितना भी कैपिटल डालता है 15-16 लाख जितना भी डालता है वो आराम से निकाल लेता है। अच्छा, इसमें और बिजनेस मॉडल भी तो होते हैं, जैसे एक फ्रेंचाइजी मॉडल है तो है ही, इसके अलावा एक रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी होता है। जैसे फ्रीजर में अपन कहते हैं कि हमारा ब्रांड है, आपके दुकानों पे फ्रिज पड़े रहते हैं, वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे। एक मॉडल ये भी होता है। एक मॉडल ये भी होता है कि कोई कॉमर्स में ऑनलाइन पे डाल दिया, वो जेप्टो वेप्टो वहां से बिक गया। एक मॉडल ये भी होता है कि B2B में कैटरिंग में लगा दिया या कॉर्पोरेट में दे दिया। तो इन सब मॉडल्स में भी वर्क करते हैं। इसका जवाब मैं 3 भाग में देना चाहता हूँ। नंबर 1, आपने जो बोला रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा ये था कि हमको एक एक्सक्लूसिव ब्रांड बनना है कि हम कस्टमर के पास ना जाए, कस्टमर हमको ढूंढ के आए। अभी आप दुकानदार को फ्री का फ्रीजर दे दो और उसको माल भी आप दे दो, और आप बोलते भाई माल बिका तो आप मेरे को पैसा दे देना, तो उसमें क्या होता है वो मेरा भी फ्रीजर ले लेगा और 4 जन का और भी फ्रीजर ले लेगा, उसको तो खाली जगह देने का। तो उसमें क्या है वो मेरे ब्रांड की तरफ लॉयल नहीं रहेगा, मेरे ब्रांड को लेगा हल्के में, वो भी हल्के में लेगा और कस्टमर भी हल्के में लेगा, और कस्टमर जो आएगा वो सस्ता माल ही वहाँ पे देगा था। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी थी। हमारी पोजिशनिंग ये थी प्रीमियम अफोर्डेबल सेक्टर में हमको अपने आप को पोजीशन करना था, जहाँ पे मिडिल क्लास, अपर क्लास के लोग आए। और आप जब क्विक कॉमर्स की बात करते हो, जेप्टो वगैरह जो भी है, मैंने जितनी स्टडी की सर, मेरे को उसका मैथमेटिक्स समझ में आया नहीं। बनिया बंदा हूँ, घर पे जवाब देना पड़ता है, भाई इतने का धंधा किया आज, भले 100 रुपये का भी धंधा किया तो घर पे एटलीस्ट 1 रुपये तो जाना चाहिए। उसमें मेरे को घर पे कुछ नहीं जाता, कुछ पे आने जाता, मेरे को समझ में आते। तो वहाँ पे मैंने कभी दिमाग लगाया नहीं और कभी लगाना चाहते। हाँ, केटरिंग में हम लोग बहुत फोकस करते हैं, हमारे सभी फ्रेंचाइजी को यही करते हैं। हम लोग डायरेक्ट केटरिंग कभी करते नहीं। हमारे पास जितने भी इंक्वायरीज आती है, भले वो कॉर्पोरेट का हो या भले वो केटरिंग का हो, वो हम हमारे फ्रेंचाइजी को देते हैं और फ्रेंचाइजी उसको क्लोज करते हैं। और ऑनलाइन स्विगी जोमेटो भी है, वो भी कंपनी डायरेक्ट करती नहीं है। जो भी आप ऑनलाइन स्विगी जोमेटो में आप देखते हो हमारा, वो सब हमारा फ्रेंचाइजी लिस्टिंग करते हैं, हम लोग उसमें डायरेक्ट करते नहीं है। तो भले ऑनलाइन सेल हो या ऑफलाइन, पूरा धंधा हमारे फ्रेंचाइजी को ही जाता है। परफेक्ट सर, आपने बढ़िया बंदे वाली बात बोल के एकदम, मैंने कहा ना अपने में कुछ सिमिलरिटी आती है। जैसे आप सीए जब अपने 2011 में थे, मेरा भी 2011 में सी हुआ। बढ़िया, ठीक है। सीए करने के बाद आपने कहा था यार मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को भी जॉब नहीं करनी थी। प्रैक्टिस मैं भी नहीं करना चाहता था, मजबूरी में करनी पड़ी, बट अभी भी मैं सीए
सीए वाला काम नहीं कर रहे नहीं हो, कर रहे। आप भी सीए वाला काम नहीं कर रहे हो। तो जो आपने कहा ना क्विक कॉमर्स में मैथमेटिक्स किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे कमा रहा है, तो वो आदमी बड़े ब्रांड्स वहां पे इसलिए हैं कि मेरी रिकॉल वैल्यू हो जाए, 2 साल पैसे जला लेंगे, तीसरे साल शायद पैसे कमा लेंगे, उस चक्कर में नए ब्रांड है और पुराने ब्रांड है कि यार ये वाला मार्केट शेयर न छोड़ूं बस। करेक्ट। बाकी आम आदमी अगर जो इस मेंटेलिटी से बैठा है सीए कि यार पैसे कमाऊंगा, वो तो क्विक कॉमर्स दिखे तो उल्टा घूम उल्टा जाना घूम चाहिए। जाएगा। क्योंकि क्विक कॉमर्स ऐसी जादू की चीज है कि क्विक कॉमर्स में जो कर रहा है वो भी नहीं कमा रहा है, जो क्विक कॉमर्स है वो भी नहीं कमा रहा है, जो उस पर बेच रहा है वो भी नहीं कमा रहा है, जिसने उसमें इन्वेस्ट किया है वो भी नहीं कमा रहा है, तो आपने कोई नहीं कमा रहा है। तो आपने जो बोला है पैसे जलाते हैं, बंदा पैसे जलता है बाद में खुद भी जल जाता है उसमें। हाँ, फ्रेंचाइजी पर सर एक और चीज थी, फ्रेंचाइजी में जब भी फ्रेंचाइजी पॉडकास्ट मैंने किया, मैं हमेशा एक चीज पूछता हूँ कि भाई बंदा सामने वाले की फ्रेंचाइजी क्यों ले, वो खुद का काम भी तो चालू कर सकता है। एक क्या रीजन है कि यार मेरे को आज आइसक्रीम पार्लर खोलना है, मेरे पास 15 लाख रुपए है, मैं खुद का ही खोल लूँ, किसी की फ्रेंचाइजी क्यों लूँ? एडवांटेज क्या है मेरे पास फ्रेंचाइजी लेने का? सर होता है ऐसे कि खुद का तो खोल ही सकते हैं, पर जो मेहनत हम लोगों ने की है, जो R&D हमने की है, जो धक्के हमने खाए हैं, वो आपके खाने की जरूरत नहीं है। तो लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, इंग्लिश में जो बोलते हैं, भाई मैंने जो धक्के खा लिए, मैंने जो लॉस के लिए, मैंने जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो ब्रांड किया क्रिएट किया है, मैंने जो प्रोडक्ट में R&D डाली है, वो सब मैं आपको सोने की थाली में दे रहा हूँ। आपको खाली आपका पैसा लगाना है और आपको 20% की मेहनत करिए, 80% मेहनत तो ब्रांड ऑलरेडी करके आ गई है और आज हम लोग एक सक्सेस मॉडल पे भी है। अब ये नहीं कि आप कोई एरा गैरा ब्रांड के साथ जुड़ रहे हो, आप एक नेशनल ब्रांड नहीं इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जुड़ रहे हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, वो एक नंबर 1। नंबर 2, हमारे साथ जो भी जुड़ता है बॉम्बे कुल्फी में, वो कहीं ना कहीं वो हमारे कस्टमर रह चुके हैं। बंदे ने हमारे एक दुकान में खाई, अरे प्रोडक्ट में मजा आया, चलो मेरे को मेरे शहर में भी खोलना है। तो वैसे ही ऑर्गेनिकली हमने हमारा ब्रांड को ग्रो किया। हमने आज तक हमारी फ्रेंचाइजी बेची नहीं है, लोग खरीदे हमसे वो फ्रेंचाइजी। तो आज आप खुद का करने जाओ तो आपको पहले लोकेशन देखना पड़ता है, फिर किस प्रोडक्ट का धंधा करना चाहिए, वो उसका R&D करना चाहिए, उसका टेस्ट बिठाना चाहिए, फिर कस्टमर के साथ करना चाहिए। बहुत पापड़ बेलने बनते हैं सर, सप्लायर मैनेज करने पड़ेंगे, Correct. प्राइसिंग देखनी पड़ेगी, Correct. डिस्काउंट देखना, बहुत कुछ देखना पड़ता है। इट्स नॉट इजी। तो ब्रांड वो सब मेहनत करके आपको सोने के पैटर्न में सब कुछ दे रहा है। आपको खाली आपका 20% एफर्ट कस्टमर सर्विस और हाइजीन में ध्यान देना है, बाकी सब ब्रांड आपका ध्यान दे देगा। सर एक चीज अपन देखते हैं कि अलग अलग ब्रांड्स में, मैं आपके ब्रांड्स की मैं जनरल बात करता हूँ, कई लोग हम देखते हैं कि कई ब्रांड्स फ्रेंचाइजी बांट देते हैं, किसी ने 100 फ्रेंचाइजी बांट दी, फिर न्यूज आती है 100 में से भैया उसकी तो 30 बंद हो गई, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हमने तो सोचा था कि 1 साल में प्रॉफिट ब्रेक इवन हो जाएगा, हमारा तो 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, कोई कोई का आता ही नहीं है, बंद हो जाता है। तो फ्रेंचाइजी जब फ्लॉप हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण होता है, कुछ क्या टॉप 3-4 कारण है जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी फ्लॉप हो जाती है? सर मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी मैंने देखे हैं तो 3-4 होते हैं। जैसे हमारे रिटेल ब्रांड का फ्रेंचाइजी है तो नंबर 1 होता है लोकेशन। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज कर लिए, मतलब आपने सेल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और अपने ब्रांड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बंदा देखता है सर मेन रोड में तो 1 लाख रुपए का भाड़ा है, मैं गली में लेता हूँ 50,000 का भाड़ा है, भाई तेरे को सेल भी उतने 50,000 का ही मिलेगा। तो नंबर 1 अगर वो लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज करता है तो। नंबर 2, वो अगर कस्टमर सर्विस में कॉम्प्रोमाइज करता है। आजकल कस्टमर को सब कुछ चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, AC भी चाहिए और सर्विस भी चाहिए, मतलब घुस गया तो वो राजा। और वाकई ही राजा वाला एक्सपीरियंस अगर आप उसको दो तो वो वापस आपके पास आएगा। तो सर्विस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज हाइजीन। जैसे आप बोले कि कुल्फी तो रोड साइड वाला भी बेचता है तो आपके पास क्यों है? सर हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की जनता वो बहुत देखती है कि बंदे ने ग्लव्स पहने कि नहीं, टोपी पहने कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं, एक ब्रांड वाली दुकान में जा रहे कि नहीं, तो वो सब कस्टमर देखता है। तो लोकेशन, कस्टमर सर्विस और हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट तो हमारा एस्टेब्लिश्ड है ही है, तो प्रोडक्ट के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर ये 3-4 चीज़ जो है वो मैंने देखी है। नंबर 4, लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट बनाए रखना। स्टार्टिंग में तो जोश रहता है, हनीमून पीरियड रहता है, अरे बहुत मजे कर ले, फिर बाद में उसको वो इंटरेस्ट चला जाता है, अरे यार ये तो चल रहा है अपने कुछ और करेंगे। नहीं सर, धंधा है, जब तक धंधा है तब तक आपको टाइम देना पड़ेगा। सर बंदे से धंधा बनता है, धंधे से बंदा नहीं बनता। ये चीज़ मैंने बहुत रिसेंटली सीखी है और ये चीज़ मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी फ्रेंचाइजी लो, भले मेरा किसी का भी लो, टाइम तो देना ही पड़ेगा सर। ये आपकी सेकेंड वाइफ नहीं है, पहली वाइफ जैसे ट्रीट करोगे तो खुश रहोगे। ये जो आपने 4th पॉइंट बताया ना, ये मैंने बहुत जगह नोटिस किए।
लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी लेके वो पैसिव इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, हाँ ठीक है 20 लाख रुपए लगाएंगे और 20 लाख से अगर महीने का हमारा लाख रुपए बचेगा तो 5% महीने की कमाई आ रही है, ये तो बेटर देन एनी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ एक लड़का खड़ा कर देंगे 20,000 का, अब वो लड़का या तो हमको मिलता नहीं है नहीं। तो दुकान नहीं चलती, या लड़का मिल गया पर ढंग का नहीं मिला, उसने चोरी कर ली, उसने सर्विस नहीं की, या वो हर 6 महीने में बंदा चेंज हो रहा है, फिर वो कहता है यार फ्रेंचाइजी लेके परेशान है। वो ये नहीं समझा कि यार मैं वहां पे खड़ा नहीं था इसलिए दिक्कत है, या मेरे पीछे से जो बंदा खड़ा किया था वो ढंग का नहीं था ये दिक्कत है, या मैं सर्विस में कहीं फेल हो गया। और कई से होता है कि और एक्सपेक्टेशन में आ जाता है, जैसे वो अगर गलत दुकान ले रहा है, ब्रांड उसको रोकता नहीं है, ब्रांड कह रहा है ले ले यार, हमको तो ले क्या ले, मतलब है। correct। ब्रांड को भी रोकना चाहिए कि भाई तू मत ले यहाँ पे, तू यहाँ लेगा तो मैं दूंगा ही नहीं। दूंगा तो नहीं। कई बार ब्रांड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, वो एक दिक्कत हो जाती है, कई बार बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, वो दिक्कत होती है। ढूंढते कैसे है फ्रेंचाइजी पार्टनर, यार मेरे को इसको फ्रेंचाइजी देनी है, कुछ क्वालिटी वगैरह आपको भी देखनी पड़ती है, यार मैं इसको दूंगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी अगर आगे पीछे नहीं चली तो आपकी रेपुटेशन की भी बात है यार, कि ये हर साल 25 फ्रेंचाइजी देते तो हैं पर उसमें से 5 तो बंदी हो जाती है, तो फ्रेंचाइजी ब्रांड आपका भी है। तो आप क्या इंश्योर करते हैं देते टाइम कि यार मैं जिसको दे रहा हूँ ये बंदा सही है, ये प्रॉफिटेबल निकाल देगा? तो मैं हमेशा हर फ्रेंचाइजी को एक अरेंज मैरिज जैसे देखता हूँ। पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, नंबर 1 वो और मैं लाइफ लॉन्ग साथ में चलेगी कि नहीं। पहले कुंडली मिलाते तो ये देखते हैं भाई लाइफ लॉन्ग साथ निभाएंगे कि नहीं, भले वो आप बहुत अच्छे हो मैं अच्छा हो, अपने दोनों के बीच में बनेगी कि नहीं तो ये चला जाएगा, सही बात। वो देखते हैं। नंबर 2 ब्रांड, बंदे का एटीट्यूड। सर मेरे पास तो बहुत पैसा पड़ा है, 15 लाख मिल रहे कुछ नहीं, भाई 15 लाख तेरे लिए कुछ नहीं होगा पर मेरा 100 करोड़ का ब्रांड है ये, तो मैं तो वही देखूंगा ना, पाई पैसे मैंने ये चीज खड़ी की है, तो मैं हर चीज को बहुत नजरिए से देखूंगा इसको। नंबर 2 उसका ईगरनेस, मेरे में जो जोश है जुनून है मेरे ब्रांड को लेकर, वो जोश और जुनून उसमें भी है कि नहीं। सर मैं मेरा बच्चा उसको दे रहा हूँ अपने हाथ में, भाई तू भी बड़ा कर इसको करके, तो वो मैं देखूंगा कि ये उसका श्रद्धा कितनी है ब्रांड के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, हाउ मच क्रेज ही हैज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, वो मैं काफ़ी देखता हूँ। और वो बिजनेस समझता है कि नहीं, बेसिक बिजनेस सर, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई टेक्निकल फील्ड तो है नहीं, बेसिक ही बिजनेस समझता है। भाई अमाउंट टाइम एंड एफर्ट डाला तो रिटर्न आएगा। वो देखता है कि सर 2 दुकान डालूंगा, घर पे ये फ्री बैठा है, ये वगैरह फ्री बैठे है तो उनके डाल दूंगा, देख लेता, वो चीज़ नहीं। तो ये बेसिक चीज़ें जो आप अपने एक लाइफ पार्टनर में देखते हो वही आप अपने बिजनेस पार्टनर में देखो। उसको एक थर्ड पर्सन जैसे देखो नहीं सर, कि चलो मेरे फ्रेंचाइजी जा रही है, मेरे को फ्रेंचाइजी पे मिल गया इतना टर्नओवर, नहीं सर। जैसे मैं जिसको फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ वो खुद चलाएगा या किसी को जॉब रख के करवाएगा? करेक्ट। तो आप प्रायोरिटी किसको देते हैं? जैसे कई लोग, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है कि भाई सब मेरे को ना, कि हमारे घर परिवार में कोई बच्चा है कुछ कर नहीं रहा तो ये फ्रेंचाइजी खोल के बिठा देते हैं, ये काम पे लग जाएगा, इसका हो जाएगा। एक तो मैटर ये होता है, या कई लोग पैसे वाले लोग हैं, हमारे डाल के छोड़ देते हैं, पैसे इनकम आती रहेगी। और एक बंदा कहता है यार मेरे को ही कुछ करना है तो मैं कुछ लेना चाहता हूँ, तो आपकी प्रायोरिटी कौन सा वाला बंदा है, दोनों या पहले तीसरा वाला? तीसरा वाला मेहनत कर ले। तो ये एक एग्जांपल, हमारा लाइव एग्जांपल है, महाराष्ट्र मास्टर फ्रेंचाइजी हमने दी थी। तो 3 मीटिंग हुए थे, मंडे एक महाराष्ट्र वाला था, दूसरा ट्यूसडे का एक महाराष्ट्र वाला है, तीसरा एक महाराष्ट्र वाला है। तो पहला वाला महाराष्ट्र वाला पहले दिन आया तो मेरे को जमा नहीं, मैंने बोलते जयराम जी की। सेकेंड वाला बंदा बहुत पसंद था, मैंने ही आदमी था, उसको एक समझ लो एक 50 रुपये में उसको मैंने मेरी मास्टर फ्रेंचाइजी दे दी। तीसरे दिन एक बंदा आया था, तो हमने तो ऐसे बोले सर 80 रुपये लगेंगे, सर चलो अगला प्रोसेस क्या है। तो मैंने उस टाइम पैसे की लालच की नहीं, मेरे को दिख गया ये ब्रांड आज मेरे को 30 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है पर वो आगे मेरे ब्रांड को लेके नहीं जाएगा। सर आज महाराष्ट्र में मेरे 3 महीने में 30 दुकान खुल चुके सर, वो बंदे की मेहनत लगी थी और उसका नसीब है, उसके नसीब में लिखा था पैसा तो उसके थ्रू मेरे को आ रहा है सर। तो वो चीज़ मैंने देखी कि बंदा ये मेरा ब्रांड लेके जाएगा आगे, तो वो चीज़ मैंने देखी, वो बंदा मेहनत करेगा और आज मैं फ्री बैठा हूँ, वो बंदा भाग रहा है और वो कमा रहा है और 4 पैसे मेरे को भी कमा के दे रहा है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर अभी आपने जो 100 फ्रेंचाइजी दे रखी है उसमें टोटल, जिसमें 1 साल कंप्लीशन हो गया हो, कितनी फ्रेंचाइजी अभी प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है? अगर 1 साल कंप्लीट हो गया तो ऑलमोस्ट 90% आर प्रॉफिटेबल, 10% आर एट द वर्ज ऑफ प्रॉफिटेबली। हो सकता है किसी ने, मैं अभी पहला समर देखा है तो ये समर खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट 90% 99% लोग प्रॉफिटेबल हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी आपका कोई ऐसा क्लोजिंग रेशियो नहीं है कि भी कुछ बंद हुआ वगैरह, ऐसा एक्सपीरियंस है कुछ? कोविड में धक्का लगा सर, कोविड से पहले मेरे 50 आउटलेट थे, दोनों कोविड, हमारे सरकार ने तो दोनों जो लॉकडाउन रखे दोनों समर में लगे, तो समर तो हमारा था पीक सीजन, तो उसमें हमने काफ़ी क्लोजर देखे। उस टाइम हमारे पास दुबई में भी 2 आउटलेट थे, तो दुबई में था हमारा, इधर था, तो 20-25 आउटलेट उस टाइम क्लोज हुए थे, पर कस्टमर की जो लॉयल्टी उसके बाद भी बरकरार रही।
जो हमारी स्पीड थी ग्रोथ की, वो कोविड के बाद वापस वही स्पीड पकड़ ली, बिकॉज 50 से 25 पे आ गए थे और अभी कोरोना के बाद आप वापस 100 पे खड़े हैं, तो 100 आपने पे। 5x कर लिया। करेक्ट। तो कस्टमर आज भी हमारे प्रोडक्ट को याद रखा है और आज भी वापस जुड़ रहे हैं हमसे। तो क्या सपोर्ट आपकी तरफ से फ्रेंचाइजी जो आपसे फ्रेंचाइजी लेता है उसको क्या सपोर्ट जाता है आपकी तरफ से, और आप अपनी तरफ से क्या मेहनत करते हैं उसको सक्सेसफुल बनाने में? सर मेरे पीछे एक बहुत बड़ी आर्मी है जो प्रोडक्शन देखती है, जो मार्केटिंग देती है, जो सेल सपोर्ट सर्विस देती है, जो टेक्निकल सपोर्ट देती है, जो ट्रेनिंग देती है। तो बंदे को वो सारा एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, लाइफ लॉन्ग हमारा सपोर्ट देता है। बंदे ने बोल दिया सर आज मेरे पास ये स्टाफ नया आया है, उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, या तो उसका वर्चुअल ट्रेनिंग कराते हैं, या हमारे जो मास्टर फ्रेंचाइजी रहता है वो बंदा वहाँ पे दूसरे दिन में पहुँच जाता है उस बंदे को ट्रेनिंग देने के लिए, वो ट्रेनिंग मिलता है। हमारा IT सपोर्ट टीम है, बड़ा सारा टीम है, तो उसको स्विगी जोमेटो में कुछ प्रॉब्लम चाहिए या हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में कुछ चाहिए तो वो आ जाता है। अगर उसको सेल्स के लिए कुछ है, भाई सर मेरा सेल थोड़ा कम है, उसका क्या से बढ़ा सकते हैं, तो हमारी मार्केटिंग टीम उनसे बात करती है, सर आपके यहाँ पे क्या चलता है। हो सकता है किसी के यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चलो, किसी के यहाँ पे ऑफलाइन मार्केटिंग चलते हो, भाई बैनर डाल दिया, पोस्टर डाल दिया, वैसे मार्केटिंग चलो, या कोई एरिया होता है कि कुछ डिस्काउंट ऑफर चला दो तो वो चलेगा। तो वो सब हम लोग सपोर्ट उनको हैंड होल्ड सिस्टम में मतलब lifelong मार्केटिंग दे सपोर्ट देते करते हो, कस्टमाइज किया, आप ये कर लो, आप ये कर लो और आप ये कर लो। मार्केटिंग सपोर्ट एंड ट्रेनिंग सपोर्ट एंड सिस्टम सपोर्ट। हैं। तो वो चलता रहता है। तो सर उनका ये जो आपने पॉलिसी प्रोसेस वगैरह बनाए वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने कहा हाइजीन करो, ब्रांड ऐसे करो, वो मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप कैसे इंश्योर करोगे? सर 2 तरीके से होती है हमारी, एक तो सरप्राइज ऑडिट विजिट्स होती है, हम लोग बिना बुलाए वहाँ पे चले जाते हैं, देखते हैं कि भाई ये बंदा बराबर चला रहा कि नहीं, हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से सर्विस बराबर है, प्रोडक्ट का डिस्प्ले बराबर है, दुकान में मेंटेनेंस बराबर है, पंखा नहीं चल रहा है, AC नहीं चल रहा है, साइनेज में लाइट कम है, तो वो सब हम लोग सरप्राइज ऑडिट करते हैं। और प्लस हमारे पास एक ऑडिट ऐप है जहाँ पे हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी या हमारे सरप्राइज ऑडिट जो करते हैं वो आके वो ऐप में पूरा डेटा डालते हैं। एक 50 पॉइंट्स का हमारा डेटा रहता है, हर महीने हमारा अपलोड होता है, तो एवरी मंथ तो बंदा खुद का क्या बोलते हैं GPS ट्रैकिंग के साथ फोटो डालना पड़ता है। ये नहीं कि भाई पुराना फोटो कोई अपलोड करते हैं, GPS के साथ टाइमिंग के साथ उसमें फोटो अपडेट होता है और उसमें पूरा मार्क्स दिया जाता है, तो हम लोग उसको ट्रैफिक सिग्नल बोलते हैं। तो बंदा अगर ग्रीन में है तो मतलब अच्छा चल रहा है, अगर ऑरेंज में है तो उसको 1 महीने का टाइम देते हैं, भाई तो ग्रीन में आ जा। अगर रेड में है तो उसको 3 लव लेटर जाते हैं हमारे तरफ से, तीसरे लव लेटर में भाई तो इसको बंद कर, भले तो कितना भी पैसा कमा रहा, हमको पैसे से मतलब नहीं है, मेरे ब्रांड के ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो अगर उसको बंद कर देते, वैसे तो बंद करने की नौबत नहीं आती, फिर आती है, क्या होता होगा? मतलब उसका फ्रेंचाइजी वापस देते हैं, क्या होता है? तो उसका जो भी डिपॉजिट रहता है वो वापस रिटर्न कर देते हैं और उसका जितना तो भी किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं वो फ्रेंचाइजी, या बंदी हो जाती है? हाँ, कुछ में हम लोग ट्रांसफर भी करते थे, कुछ में हम लोग बंद भी करवाते हैं, पर वैसे नौबत हमको 1 या 2 बार ही आई है। बंदा फिर समझ जाता है, चलो कंपनी हमारे अच्छे के लिए, पहले समझाते हैं सर क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। आप कितना भी आपको छुपाने का हो, कस्टमर बहुत स्मार्ट है सर। आजकल इंस्टाग्राम तो क्या पता, लाइव ऑडिट ऐप ही हमारे लिए इंस्टाग्राम। बंदा लिया, फोटो डाला, सबको पता चल गया, गूगल रिव्यू डाला, गुड नॉट गुड, 4 रेटिंग 3 रेटिंग। हमारा तो ये है, अगर 3 रेटिंग के ऊपर किसी को मिल गया, इवन 1 मिला तो इमीडिएटली उसको 24 घंटे में फोन आता है, भाई कस्टमर का 3 रेटिंग आया तो क्यों आया, क्या प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग उसका सीरियस एक्शन उसी टाइम लेते हैं। इंस्टाग्राम से ऑडिट हो रही है और कस्टमर कर रहा है ऑडिट, यू आर नॉट डूइंग ऑडिट। अब तो तुम रिव्यू में बैठे हैं, तो एक टीम आपकी बैठ के चेक करती है किसको कितने रिव्यू में। बाकायदा देखते हैं। क्या बात। सब प्रोडक्ट रेंज पे अपन बात करते हैं, अभी आपकी कितनी कैटेगरीज में अवेलेबल है और कितने SKU हैं? तो हमारे कैटेगरी जो मैंने आपको बोला कि हमारे पास कुल्फी स्टिक में है, स्लाइस में और मटके में है, हमारा आइसक्रीम है स्कूप फॉर्मेट में, और ये 2 का कंबाइंड पैकेज हमारे पास है, फैमिली पैक में भी है। उसके अलावा हमारे पास वीगन ऑप्शन है जो बिना दूध का बनता है। उसके अलावा हमारे पास लाइव में आप देखोगे तो फालूदा है, मिल्क शेक है, संडेस है, वॉफल्स है। तो 7 से 8 कैटेगरीज में हम लोग डील करते हैं। और जहाँ हम प्रोडक्ट SKU की बात करते हैं तो हमारे दुकान में एनी टाइम आपको 100+ वैरायटी एनी टाइम मिल जाएगी, कोई भी दुकान में जाओ 100+ वैरायटी आपको मिल ही जाएंगे। सर वेगन आइसक्रीम आपने बताई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बिना दूध की आइसक्रीम। हाँ, तो ये इसका अल्टरनेट क्या होता है? दूध नहीं होता, फिर क्या अल्टरनेट सो वीगन का कॉन्सेप्ट वेस्ट से आया है, जहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस काफ़ी है। आजकल इंडिया में थोड़ा लैक्टोज इंटॉलरेंस आने लग गया है, तो बिना दूध का एक आइसक्रीम बनाते हैं। जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है आलमंड मिल्क और सोया मिल्क से हम लोग इसको बनाते हैं। तो हमारे पास केसर पिस्ता वीगन कुल्फ़ी है, और हमारे पास आइसक्रीम में 2 वैरायटी है, चॉकलेट है और कलकत्ता पान है। इसमें फर्क पड़ता है सर टेस्ट में कुछ वेगन आइसक्रीम की और नॉर्मल आइसक्रीम में?
अगर फ्लेवर थोड़ा ओवर पावरिंग हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लेवर का टेस्ट आता है। अगर वही मैं माइल्ड फ्लेवर बनाऊँ, वैनिला बनाऊँ, तो आपको उसका टेस्ट डिफरेंस आपको पता चलेगा। सर आपके ब्रांच में जैसे आपके कैटेगरी में एक नेचुरल्स कैटेगरी भी आती है जिसमें फ्रूट्स के अंदर देते हो, वो क्या एक चीज़ है यूएसपी? हाँ, तो ये हमने ऑफ लेटली एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि फ्रूट के अंदर आइसक्रीम भर के देते हैं। जैसे ऑरेंज का एग्जांपल ले लेते हैं, ऑरेंज फ्रूट लेते हैं, तो उसका जो पल्प निकालते हैं वही पल्प का हम आइसक्रीम बनाते हैं, उसी आइसक्रीम को वापस उसी पल्प में डाल के बेचते हैं। तो उससे क्या कस्टमर का एक्सपीरियंस होलिस्टिक हो जाता है, तो बंदा फ्रूट भी खा लेता है और उसमें आइसक्रीम का भी मजा आ जाता है। जैसे हमारे पास गुआवा फ्रूट आइसक्रीम है, ऑरेंज फ्रूट आइसक्रीम है और एप्पल फ्रूट आइसक्रीम है। तो आप एप्पल और गुआवा तो पूरा खा ही सकते हो, तो मतलब फ्रूट भी खा लिया और आइसक्रीम भी खा लिया, तो उसका एक्सपीरियंस 10x हो जाता है आपका। तो वो एक हमने मार्केट में एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं, ये फ्रूट सेंसेशन का। क्या बात। सर आपके 3 मोस्ट सेलिंग कैटेगरी कौन सी है? 3 मोस्ट सेलिंग कैटेगरीज में बोलना चाहूँगा, हमारा कुल्फ़ी हो गया, आइसक्रीम हो गया और हमारा फालूदा। ये 3 हमारा फास्टेस्ट सेलिंग कैटेगरी है। 3 प्रॉफिटेबल कैटेगरी क्या है मार्जिन वाइज, जिसमें हाईएस्ट मार्जिन वाला होता है? पहला तो हो गया हमारा कुल्फ़ी हो गया, मिल्क शेक्स हो गया और हमारे संडेस हो गए, उसमें बहुत अच्छा मार्जिन हमको रहता है। 3 सेलिंग या प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है आपके? सबसे फेवरेट, मेरा फेवरेट मलाई, और हमारा सिग्नेचर गोवा चिल्ली कुल्फी जो आप ये पॉडकास्ट के बाद मैं आपको खिलाऊंगा, ठीक है। और हमारा टेंडर कोकोनट आइसक्रीम सुपर हिट जाता है। ये तीनों सुपर हिट प्रोडक्ट। ओके, कोई आपका सीजन टाइप में या कोई प्लेटफॉर्म वैसे कि यार मुंबई में गर्मी में ये ज्यादा बिकता है, दिल्ली में वो बिकता है, साउथ में ये बिकता है, ऐसा कुछ है विशेष प्रोडक्ट वगैरह? तो हमारा क्या ब्रांड का यूएसपी है कि हम लोग वही आइसक्रीम और कुल्फी बनाते हैं जो वो सीजन में अवेलेबल हो। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है तो अल्फोंसो मैंगो दे रहे हैं, उसके बाद बनेगा काला जामुन तो वो बेच रहे हैं, उसके बाद में चलेगा सीताफल तो वो बेचते हैं। अरे सीताफल की बात बोलूँ तो ऐसा है कि हमने खुद की एक पेटेंट मशीन बनाई है जिसमें प्योर पल्प निकलता है। सीताफल में तो आपका तो बीज बहुत रहता है, तो प्योर पल्प बनाने वाली मशीन हमने डेवलप की है। और जब सीताफल में हमारे खिलाऊंगा, जब सीजन में आएगा, तो आप दुनिया में तो क्या, आप असली सीताफल खाना भूल जाओगे, इतनी मज़ेदार है। और ये हमने इंडिया के सबसे टॉप आइसक्रीम कंसल्टेंट एक है, उनको टेस्ट कराई थी एक बार। सर आपका कमेंट दीजिए, वो बंदा पूरा प्लेट खाने के बाद बोला कि ऐसी कुल्फी, ऐसी आइसक्रीम मैंने लाइफ में कभी नहीं खाई। तो वो एक पता है सीताफल का सीजन नवंबर में आएगा सर, मैं आपको खिलाता हूँ। हाल है तो नवंबर में। आप तो जयपुर में 3 फ्रेंचाइजी हो गई आपकी, नवंबर आते आते और भी हो जाएगी। करेक्ट। ठीक है, कोने कोने पे आप फैला दो, हम पहुंचते हैं सीताफल खाने। एक मैसेज डाल देना सर, नवंबर आ गया है, सीताफल जयपुर रवाना कर दिए। डेफिनेटली। तो रीजन वाइज में हमारा ऐसा है कि हमारा सेंट्रलाइज फैक्ट्री है बॉम्बे में, तो हमारा जो टेस्ट है, जो क्वालिटी है, जो फ्लेवर्स है, पूरे पैन इंडिया में आपको हमेशा मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि साउथ में एक अलग फ्लेवर मिलता है, नॉर्थ में अलग फ्लेवर मिलता है, ईस्ट में अलग मिलता नहीं। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी हमारे आउटलेट है, सब जगह एक ही टेस्ट मिलेगा, एक ही फ्लेवर्स मिलेगा और सब जगह सीजनली मिलेगा। जैसे मैंगो हम लोग लेते हैं रत्नागिरी का, हाफूस लेते हैं, सीताफल लेते हैं आंध्रा से लेते हैं, लीची हम लोग लेते हैं बिहार से। तो जो चीज़ जहाँ से फेमस है वहीं से लेते हैं। ऐसे नहीं कि मार्केट में चले गए अभी अल्फोंसो का, नहीं, जहाँ पे उगता है वहाँ से हम लोग फ्रूट लेते हैं, वहाँ से पल्प बनाते हैं। टेंडर कोकोनट हो गया जो मेरे शहर से, कोयम्बतूर से मैं बेचता हूँ बॉम्बे, कि भाई वहाँ का टेंडर कोकोनट, अभी टेंडर कोकोनट तो बॉम्बे में मिलता है, पर जो टेस्ट आपको बॉम्बे का होता है और जो टेस्ट कोयम्बतूर को मिलेगा, साउथ तमिलनाडु में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो वो भी हम लोग देखते हैं कि रीजनल टू ग्लोबल हमारी प्रोडक्ट जाए। इसमें थोड़ा सा उसमें रहता कि बाकी भाई आइसक्रीम कैटेगरी में तो यू आर द एक्सपर्ट, बट बाकी जो अलग अलग प्रोडक्ट हम देखते हैं, जैसे अचार का भी हमने देखा था, फूड का अपन देखते हैं, बर्गर का अपन देखते हैं, वहाँ पे तो एक टेस्ट होता है ना कि यार ये मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, ये मिर्ची कम खाते हैं, ये इनको ये वाला ऑयल पसंद है, इनको ये वाला ऑयल पसंद है। ऐसा आइसक्रीम में नहीं होता, आइसक्रीम में सब सेम चल रहा है क्या? सब तरह के सेम है सर। हमारे जो भगवान की कृपा से हमारे प्रोडक्ट को जो एक्सेप्टेंस मिली है, तो पहले 10 साल में हमने वही की थे सर। आज मैं चाहता तो आज मैं भी 1000 आउटलेट पे रह सकता था, फंडिंग ले लिया था, बड़ा कर लेता, नहीं। सो मैंने 10 साल निकाले थे ये बच्चे को बड़ा करने में। सर बच्चा पहला पैदा हुआ, पहले गिड़गना ना क्रॉल करना सीखा, फिर भागना सीखा है, अब मेरा ब्रांड भाग रहा है सर। तो 10 साल तो मैंने रिसर्च निकाली, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सर, नेपाल से लेके मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सब जगह हमने हमारे आउटलेट से, सब जगह से हमने कस्टमर फीडबैक ली, कहाँ पे शक्कर ज़्यादा पसंद करते हैं, कहाँ पे कम। तो एक एवरेज पे लेके है भाई, इतना शक्कर, इतना फ्रूट डालना चाहिए, इतना ड्राई फ्रूट डालना चाहिए, इसमें इतना दूध की मात्रा होनी चाहिए। तो वो सब R&D करने में हमको 10 साल लगेगा। तो हमने अभी एक फुल प्रूफ ब्रांड बना लिया कि भाई चलो ये एक पैकेज
रेडी है, अब इसको भगाने का है। तो अभी हमारा भागने का दौर शुरू हो गया। चलो फ्लेवर्स की मैं बात करूं तो एक तो होता है ट्रेडिशनल फ्लेवर, जैसे आपने कहा ना कि कुल्फी इंडिया का फ्लेवर है, चिली गुआवा इंडिया का फ्लेवर है, तो ये इंडियन फ्लेवर्स का ज्यादा डिमांड रहती है इन पब्लिक में, या जो वेस्टर्न फ्लेवर नए नए आते हैं कि आजकल ये कुरेन का कुछ आया, इसका कुछ आया, तो जो नए वेस्टर्न फ्लेवर जो बाहर से आ रहे हैं उसकी डिमांड ज्यादा है नएपन के चक्कर में, या जो देसी ऑथेंटिक फ्लेवर है इसको कस्टमर ज्यादा देख रहे हैं? सर रेशियो क्या है? बंदा कितना भी घूम के आ जाए, कितना भी बाहर खा ले, एंड ऑफ द डे घर की दाल चावल ही उसको याद आती है। तो वही इंडिया में होता था हर 6 महीने में। सर आजकल तो बोलो इंस्टाग्राम के जमाने में तो हर महीने एक नया ट्रेंड चलता है, पर वो ट्रेंड तक ही चलता है। उसके बाद में वो बोलते हैं ना हिंदी में आया राम गया राम, वही चल रहा है। पर इंडिया की ऑडियंस है, दे आर गोइंग बैक टू देयर रूट्स। नॉट ओनली हमारे कैटेगरी में सर, कुल्फी आइसक्रीम में मैंने खाने पीने में भी आप देख लो, सब लोग आप डोसा इडली पे चले गए, पिज्जा बर्गर को पीछे छोड़ गए। आज आप डोसा के देख लो कितने ब्रांड निकल गए, पर सबको आज डोसा पसंद आ रहा है क्योंकि वो इंडियन फूड है, ट्रेडिशनल है, सबको समझ में है कि ये हेल्थी है। तो सब लोग ट्रेडिशनल फूड में और ट्रेडिशनल टेस्ट में भी जा रहे हैं। तो हम लोग हमारे ब्रांड में क्या करते हैं, इसको थोड़ा फ्यूजन में लेके आ जाते, चलो ट्रेडिशनल टेस्ट भी देखे, उसमें थोड़ा देसी तड़का मार दिया, तो कस्टमर को मजा भी आ जाता है और फ्लेवर का एक एंजॉयमेंट भी उनको मिल जाता है। जब मैं से आया राम गया राम किया तो मेरे को एक ट्रेंड याद आ गया, कोरोना में याद सबने डेलगोना कॉफी बनाई थी। डलगोना का मैं तो नाम भी नहीं बोला था, डेलगोना कॉफी बनाई थी, डलगोना कॉफी सबने बनाई, वीडियो बनाई। अब मैं कह रहा हूँ उसके बाद किसने बनाई? अभी किसी को रेसिपी भी याद है क्या किसने क्या बनाया? बस वो बना रहे थे, सब बना रहे थे, तो हम भी बना रहे थे, महीना पूरा गेम पूरा। अभी कोरियन फ्लेवर चल रहे हैं, कोरियन सीरीज हिट हो गई तो कोरियन फ्लेवर आ गया बाजार में, चल रहे हैं। 6 महीने बाद बात करेंगे कौन कौन कोरियन में क्या क्या कर रहा है। एक बार सब खा के आज हमने ये खाया, कल वो खाया, फिर 1 महीने बाद 5 बार खाया, नहीं 2-3 बार खाया, तो वही खाया। सर इनोवेशन की बात करें, वैसे आपने एक आइसक्रीम का एग्जांपल दिया, सीताफल की जो आपने मशीन बनाई वो एक इनोवेशन था, और कोई इनोवेशन जो आपने यूनिक इसमें किया हो, या कोई एक नया फ्लेवर जो आपने डेवलप किया हो एट बॉम्बे कुल्फी ओनली, कहीं और नहीं मिलता? सो वैसे हमारे फ्लेवर्स बहुत सिंपल रखे हमने, जो फ्लेवर का नाम है वही आपको मिलेगा। जैसे फ्रूट का नाम हो गया मैंगो, तो मैंगो आइसक्रीम, मैंगो कुल्फी बन गई। सीताफल हुआ, टेंडर कोकोनट, मतलब जो फ्लेवर का नाम है वही आपको मिलेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट हमने किए, अभी रिसेंट एक्सपेरिमेंट आपको पता था, कड़ी पत्ता का आइसक्रीम हमने बनाया है। बस आपका भी यही रिएक्शन है, मतलब कड़ी पत्ता का कैसे तो कड़वा होगा? नहीं सर, तो हमने उसमें R&D की थी, तो उसका कड़वापन हमने निकाला है, और कड़ी पत्ता का टेस्ट, कड़ी पत्ता एक्चुअली आप खाओगे ना बहुत टेस्टी होता है, अगर कड़वापन उसको निकाल दे। तो हम आपको नेक्स्ट बैच में हम लोग खिलाएंगे आपको। तो कड़ी पत्ता का आइसक्रीम में हमने R&D किया, जो कस्टमर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। तो वैसे कुछ छोटा मोटा इनोवेशन हम लोग लाते रहते हैं। सर आपकी वेबसाइट में देख रहा था, उसमें A2 मिल्क मेंशन था, तो A2 मिल्क और नॉर्मल मिल्क में क्या टेस्ट में क्या फर्क रहता है? सर एक्चुअली इंडिया में एक ज़माने में, अभी तो जर्सी गाय में आने लगे, पहले तो खाली A2 मिल्क ही होता था इंडिया में। तो A2 मिल्क क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, A1 प्रोटीन होता है, A2 प्रोटीन होता है। A1 प्रोटीन तो सभी दूध में होता है। जो देसी ब्रीड होती है, जैसे देसी गाय हो गई या देसी भैंस हो गए, उसमें ये A2 प्रोटीन मिलता है। तो A2 प्रोटीन क्या है, शरीर के लिए काफ़ी सारा अच्छा होता है, गट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, उसमें ब्लोटिंग वाली फीलिंग नहीं होती। और जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग होते हैं ना, वो भी A2 मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं। तो उस तरह के उसके काफ़ी बेनिफिट्स है A2 के, जो इंडिया में वेस्ट कल्चर आने के बाद कम हो गया, जो वापस हम लोग उस चीज़ को लेके आए। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स, भले वो कुल्फ़ी हो या आइसक्रीम हो, प्योर A2 बफेलो मिल्क से बनता है। तो कॉस्टिंग आपकी हाई रहती होगी कंपेयर टू अदर पीपल ना? बाकायदा सर महंगी तो बनती है, पर हम लोग वो महंगाई हमारे कस्टमर को पास नहीं करते। हमारा ब्रांड का मोटो है क्वालिटी एट अफोर्डेबल रेट। जैसे आपने बोले इंडिया की मास जनता को जाना है, तो क्वालिटी प्रोवाइड करो, पर वो अफोर्डेबल रेंज में भी, उसको स्वीट स्पॉट जिसको बोलते हैं वो मेंटेन करो। सर एक और चीज जो वेबसाइट पे इनयूजुअल सी लगी थी और जो इंटरेस्टिंग लगी थी, गुलाबो, कि भाई दिस इज गुलाबो अप्रूव्ड, तो हुज गुलाबो एंड वो क्या अप्रूव कर रही है? तो गुलाबो तो हमारी ब्रांड की महारानी, ठीक है, बोल सकते हैं आप। सो गुलाबो एक्चुअली एक बफेलो का कैरेक्टर है, तो जो हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे ब्रांड के एक इथोस बोलते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करती है। बॉम्बे कुल्फी खा के बंदे को एक मस्ती छूटती है, एक बचपन की यादें ताज़ा होती है, एक खुशी मिलती है, और वही खुशी हमारे कैरेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। गुलाबो के आप कोई भी इंस्टाग्राम में आप देख लो, तो गुलाबो हमेशा हंसती है, अगर उदास भी होती है तो जैसे आइसक्रीम को देखती है खुश हो जाती है और खुशियाँ फैलाती है। तो वो चीज़ हमारी ब्रांड की मैस्कॉट करती है, खुशियाँ फैलाना। सर मैस्कॉट का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, वेस्ट तो सब लेते हैं, पर इंडियन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो विदाउट मैस्कॉट ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपने ऑपरेट करने के सोचा, ये मेरे को काफी यूनिक लगा। थैंक यू सर।
सर ऑपरेशंस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुद की या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं? सर खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तभी खुद पे कंट्रोल लगता है, खुद पे विश्वास है, पता है भाई हम लोग क्या डालते हैं, हमारे हाथ से डलता है। तो हम लोग सोर्सिंग भी हमारे यहाँ से करते हैं। तो हमारा जो भी फ्रूट रोड रहता है तो बंदा हमारा जाता है वहाँ पे, एक मिनी ऑडिट करता है भाई वहाँ पे वो जो उगा रहा है या जहाँ से भी ले रहा है वो सब हाइजीनिक है कि नहीं। तो वो जो भी सोर्सिंग भी होता है हमारा खुद का ही रहता है, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग, एक भी प्रोडक्ट हम लोग बाहर बनाते नहीं है, और आगे भी यही हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो उससे क्या क्वालिटी अश्योर्ड रहती है, और हमारा जो टेस्ट बरकरार रहता है पूरे इंडिया में, तो एक ही क्वालिटी और एक ही टेस्ट हम लोग मेंटेन कर पाते हैं उसके कारण। ठीक है सर, एक चीज है कि प्रीमियमनेस अपन कैसे, आप प्रीमियमनेस पे कैसे खेलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने कोई भी फ्लेवर है, आपका कोकोनट वाला फ्लेवर है, अगर बाजार में मान लो वो मिल रहा है 50 रुपए का और आप उसको दे रहे हो मान लो 70 रुपए का, क्योंकि क्वालिटी बेटर है, चीजें बेटर है सब, तो वो बंदा कैसे रेडी होता है यार 20 रुपए एक्स्ट्रा दे? उसको पोजिशनिंग होती है ना, कि जैसे अभी आईफोन की पोजिशनिंग ऐसी है कि हमको पता है सारे फीचर 50,000 के फोन में भी है, फिर भी 1.5 लाख लेता है आदमी। आप पोजिशनाइज कैसे करते हो कि आदमी अगर कुल्फी के 5-10 रुपए रेट ऊपर भी होते हैं तो भी कहता कि यार यही लेनी है? हाउ यू उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? सो ये चीज़ बनाने में हमको 10-12 साल लगे, धीरे धीरे कस्टमर को एजुकेट करने में। तो मेंटालिटी यही थी कुल्फ़ी की कि अरे 10 रुपए की कुल्फ़ी तो मैं क्यों 50 रुपए 70 रुपए दूँ। तो हमने उसको टाइम दिया सर, ये नहीं कि बहुत पुश किया लोगों को, मतलब धीरे धीरे इसको लेके जाएंगे, लोगों को समझ में आएगा। तो बंदा हमारा खाता है तो समझ में आता है, अरे यार इसमें तो असली मैंगो का टेस्ट आ रहा है, ये वो आर्टिफिशियल वाला चीज़ नहीं आ रहा। अरे नाम में लिखा आर्टिफिशियल तो आपको टेस्ट भी होएगा। हम लोग हमारा अल्फांसो मैंगो में हम अल्फांसो मैंगो ही डालते हैं, दूसरा कुछ और ही डालते हैं, दूसरा वैरायटी ऑफ मैंगो भी नहीं डालते। तो वो चीज़ कस्टमर को समझ में आएगी कि यहाँ पे जाएंगे तो क्वालिटी का अश्योरेंस मिलेगा और टेस्ट का अश्योरेंस मिलेगा, जो चीज़ ये बोलते हैं वही ये लोग बेचते हैं। तो कस्टमर, आज की जनता सर बहुत स्मार्ट हो गई है, समझते हैं वैल्यू फॉर मनी। अगर आप 100 रुपये का वैल्यू देते हो तो बंदा 100 रुपये भी देने के लिए रेडी है। हम लोग क्या करते हैं, 1000 रुपये का वैल्यू देते हैं पर 100 रुपये चार्ज करता है, तो बंदा और भी खुश। एक एम्बियंस देते हैं, भाई आप दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, बैठो मज़े से एसी के नीचे बैठो, वैरायटी खाओ, आराम से खाओ। तो वो चीज़ हम लोग एक देते हैं और कस्टमर उस चीज़ का पैसा हमको देता है। इसमें सीजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि एक नॉर्मली मानते हैं कि आइसक्रीम का धंधा अच्छा धंधा नहीं है, रीजन बोले सीजन में तो समर में तो भयंकर, लेकिन फिर 9 महीने ठंडे रहते हैं, तो मिथ है या रियलिटी है? सर एक टाइम में ये एक्चुअली रियलिटी थी, अभी इसकी रियलिटी एक्चुअली चेंज हो गई है। अभी जैसे ही अपने पास काफ़ी सारे साधन आ गए, तो समर में तो पीक सीजन होता ही है। बारिश में टाइम क्या होता है, बंदा खा ही रहा है पर घर पे बैठ के खा रहा है, कैसे? स्विगी जोमेटो ऑनलाइन ऑर्डर करके। तो वहाँ पे भी हमको सेल मिलता है। हाँ, समर जैसे तो मिलता नहीं होगा बट 80% हमारी रिकवरी हो जाता है। और ठंड में तो कैसा उल्टा ही हो जाता है सर। ठंड में क्या होता है, शादियाँ इतनी होती है कि 1000 पीस 2000 पीस तो हमारे तो ऐसे निकलते हैं। और हैदराबाद में हमने एक शादी की थी, 10,000 लोग आए थे वो शादी में, तो 10,000 पीस तो हमारे ऐसे लग गए। बंदे का आप सोचो, अगर वो 20 रुपए कमाता है कुल्फी में, तो 2 लाख रुपए तो उसको एक ऑर्डर में निकल गया। और आजकल तो कॉर्पोरेट्स आ गए। गुड़गांव में हमने किया था एक कॉर्पोरेट में, तो वहाँ पे हमने 2000 फालूदा का किया। आज फालूदा 200 रुपए का, फालूदा 2000 का, तो 4 लाख का धंधा तो उस बंदे को तो ऐसे ही मिल गया। तो वो एक नया स्कोप निकल गया, इंडिया में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सारी डिपेंडेंसी समर पे है, समर के बाद कुछ नहीं है, 9 महीने कुछ न कुछ कहीं ना कहीं चलता है, एवरेज निकल जाता है। तो अगर समर में बंदा 100 रुपए का धंधा करे तो 80-90 तो आराम से निकाल ही लेता है, बाकी 9 महीने भी निकाल लेता है। अगर मैं सर टॉप मंथ या लो मंथ की बात करें तो बेस्ट मंथ और लो मंथ कौन सा होता तो है? बेस्ट मंथ हमारा अभी करंटली चल रहा है अप्रैल मई का महीना है, बहुत धूमधाम सेल होती है। बारिश के टाइम में थोड़ा जुलाई अगस्त में थोड़ा कम होता है, पर इतना भी कम नहीं होता था। मतलब उसमें 20-30% गिर जाता होगा। 20-30%, सर्दियों में भी 10-20%, 10-20% डाउन हो जाता पर वो वहां से कवर हो जाता है है केटरिंग में। हाँ, सब मार्केटिंग की बात करते हैं अपन ने, वैसे पहले बात की थी, पर इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि एक तरफ अमूल जैसा मास ब्रांड है, या फिर वो कह रहा है कि भाई मैं तो 10 रुपए में ही चीज दे दूंगा ये वाली। एक तरफ बास्किन रॉबिन जैसा ब्रांड है, फॉरेन ब्रांड है, जो कह रहा है भैया मैं तो उसके 200 रुपए लेता हूँ। तो एक प्रीमियम आदमी बोलेगा यार मैं तो इधर जाऊँ, मास वाली बोलेगा मैं तो इधर जाऊँ। आपका ब्रांड बीच में आता है, इतना महंगा भी नहीं है बास्किन जितना और अमूल जितना सस्ता भी नहीं है, इसको कैसे मार्केट करता है? कुल्फी ऐसे है कि कुल्फी थी, कुल्फी है और कुल्फी रहेगी। काफ़ी चीज़ आती जाती है, काफ़ी आइसक्रीम के फ्लेवर आते हैं जाते हैं, पर जो लता मंगेशकर है, जो किशोर कुमार है, वो थे, है और हमेशा रहेंगे। सर 2 चीज़ है इसमें, एक तो हमारे जो वैरायटी है, जो मैंने पहले बोला
बंदे को कुल्फी खानी है तो हमारे पास आ जाए, बंदे को असली आइसक्रीम खानी है वो भी हमारे पास आ जाए। तो वो कन्फ्यूजन नहीं है उसको, अरे कुल्फी के लिए कहीं और जाना, आइसक्रीम के लिए क्या, ऑल अंडर वन रूफ मिल जाता है। और आजकल बच्चों को संडे का क्रेज चलता है, बड़ों को फालूदा का चल जाता है, वो भी मिल जाता है। जेंजी को चाहिए फैमिली स्टोर टाइप हो गया कहने करेक्ट, की तरह से। और आजकल जेंजी को चाहिए मिल्क शेक, तो वो भी हमारे पास मिल जाता है। तो हमने प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऐसे रखी, तो फॉरेन वाला जो क्वालिटी और जो अपने सोचते हैं ना, एक फॉरेन मतलब टॉप क्वालिटी रहेगा, टॉप टेस्ट रहेगा, वो क्वालिटी और टेस्ट हम लोग देते हैं पर इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो हमने इसको प्रीमियम तो लगा है पर इंडियन प्रीमियम रखा है इसको, मतलब इंडियन प्रीमियम मतलब 100 रुपये के अंदर बंदा पेट भर के आ जाए। तो आज हमारी फैमिली आती है, एक 4 जन की फैमिली, 300 से 400 रुपये में फैमिली खुश होकर निकल जाती है, और क्या चाहिए आपको। तो वो एक स्वीट स्पॉट हमने मेंटेन किया हमारे ब्रांड में कि 10-20 रुपये में भी हम लोग ब्रांड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सर आज मेरा दूध का भाव 80 रुपये है, E2 मिल्क आप खरीदने जाओ 80 रुपये दूध का भाव, फ्रूट का भाव कितना महंगा हो गया, ड्राई फ्रूट का इतना महंगा हो गया, हमारा तो पिस्ता तो ईरान से इम्पोर्ट होता है, कितना महंगा हो गया वो सब। तो वो कॉस्टिंग तो 20 रुपये में सर मेरा कॉस्टिंग ही नहीं है। 5 रुपये में आजकल मैंने देखा है रोग आइसक्रीम 5 रुपये में भी बिकने लगे। सर 5 रुपये तो मेरा पैकेजिंग कॉस्ट ही नहीं है, तो मैं बेचूंगा कैसे। तो हमने एक स्वीट स्पॉट ढूंढा, भाई 70 से 80 के बीच में खेलो तो इंडियन क्राउड को जो है पिंच नहीं होगा, और वो बार बार आएगा। भले 200 का मैं भी बेचूं, एक बार खाएगा 2 बार खाएगा पर बार बार नहीं आएगा। तो वो हमारा रिपीट रेशियो बहुत अच्छा है। सर प्राइस कंपटीशन वगैरह कभी आपको लोकल में फेस करना पड़ा कि जैसे मान लो आपने शॉप खोली, आपके सामने वाला कह रहा है कि यार मैं 10 रुपए सस्ती कर देता हूँ, या बड़ा ब्रांड्स आपको कमीशन में काटने लग जाएगा, ठीक है अच्छा यार ये इतने की इसकी दुकान खूब चल रही है, चलो मैं इसके सामने 20 रुपए सस्ती बेचता हूँ, ऐसा कभी सामना करना पड़ा? सर रोज होता है हमारे सामने, नई दुकान जब खुलती है तो बंदे को लगता है सर बाजू वाला ये रेट में दे रहा है, वो रेट में दे रहा है। मैं बोला कुछ नहीं, 6 महीने वेट का सब सेट हो जाएगा। फिर वो 6 महीने बाद वापस मेरे को, सर आपने जो बात बोली वही है, लोग हमको ढूंढ के आ रहे हैं। तो मेरा फंडा सेम में है, ये मेरी ब्रांड है, ये क्वालिटी में देता हूँ, ये अश्योरेंस आपको देता हूँ, ये प्रोडक्ट का टेस्ट देता हूँ, ये एम्बियंस ये मैं आपको दे रहा हूँ, भाई ये मेरा प्राइसिंग है। अगर तेरे को ये भी नहीं जमता तो भाई तू कहीं और पे जा। जयराम जी। जयराम जी। अच्छा सर आपका जैसे कोई ब्रांड बहुत सुपर हिट चलने लग गया, सामने वाला कॉपी कर लेता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? क्योंकि कड़ी पत्ता मान लो आपका आज हिट हो गया, अब दुनिया कड़ी पत्ता अगर हिट हो गया, अगर दुनिया कॉपी कर लेगी, आपको अगले 6 महीने में 2 ब्रांड और फिर अगले 2 साल में 20 ब्रांड मिल जाएंगे करते हुए। सर भी बॉलीवुड तो आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, कितने डुप्लीकेट आ गए शाहरुख खान के। शाहरुख खान जैसे कपड़े पहन लिए, शाहरुख खान जैसे ऐसा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर बॉलीवुड का बादशाह तो एक ही है। सर आप कुछ भी कॉपी कर लो, जो एसेंस होता है, जो आत्मा होती है एक ब्रांड की, जो सोल बोलते हैं, वो आप कभी कॉपी नहीं कर सकते। तो वो चीज सर एक दो चीज मैंने नाम सुनी, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे बताना मिथ है या रियलिटी। प्रोटीन आइसक्रीम नाम की चीज आ रही है आजकल, तो क्या है इसमें प्रोटीन? मिथ है, रियलिटी होती है, प्रोटीन क्या है ये? सर रियलिटी सर, हम लोग ये हमारा प्रोटीन कुल्फी भी बनता है, तो उसमें क्या करते हैं, तो हम लोग प्रोटीन की मात्रा उसको बढ़ाते हैं वे प्रोटीन ऐड करने के। अच्छा उसमें आइसक्रीम में वे प्रोटीन ऐड करते, तो वो वे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे एक नॉर्मल आइसक्रीम में 100 ग्राम में अगर 5 ग्राम होता है, तो उसमें 10 से 15 ग्राम का आपको प्रोटीन मिलता है। तो सेहत भी मिलता है, टेस्ट भी मिलता है और मजे भी आते हैं। शुगर वाला पार्ट भी तो होगा उसमें, नॉन शुगर भी आता है कुछ, लो कैलोरी ट्रेंड या नो शुगर आइसक्रीम का भी कुछ है? जैसे आपने अभी चाय ऑर्डर किया बिना शक्कर वाली, तो मैंने आपको क्या पूछा था, आपको डायबिटीज है कि नहीं? सर जो चीज जैसे बनती है उसका मजा वैसे ही, नहीं तो खाओ ही मत। शुगर फ्री एक्चुअली बनी किसके लिए, कि डायबिटीज लोगों के लिए एक फ्रेंडली चीज बन जाए, भाई वो भी मीठापन टेस्ट करे और उनका शुगर लेवल बढ़े ना। तो शुगर फ्री का मतलब ये नहीं कि बिना शक्कर का, उसमें ऑल्टरनेट शक्कर डलता है, जैसे मॉन्ग फ्रूट डल गया, या हम लोग जैसे यूज करते हैं टाटा का फ्रूट शुगर यूज करते हैं, FOS बोलते हैं हम लोग, तो टाटा का हम लोग यूज करते हैं। तो उससे क्या है, जो शुगर बढ़ती है ना वो नहीं बढ़ती, पर हम लोग उसको एक हेल्थ जैसे हम लोग कभी प्रमोट करते नहीं और करना भी नहीं जाएंगे। बिकॉज मेरा यही फंडा है कि सर जो चीज़ जैसे खानी चाहिए उसको वैसे ही खाओ। सर समोसा तला हुआ ही मजा आता है, एयर फ्राइड में तो मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। भाई ठीक है यार, शुगर है, देखो देखो शुगर है इसमें, शुगर थोड़ी कम शुगर हो सकती है, देखो समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती तो ठीक है, इसमें तो है। सब खाओ मजे से, भले साल में एक बार खाओ पर मजे लेके खाओ। सर मैं ये नहीं बोला कि रोज खाओ, आपको महीने में एक बार ही खाना है या साल में एक बार ही खाना है तो खाओ, पर जो चीज जैसे खानी चाहिए उसको वैसे ही खाओ। सर एक आर्टिफिशियल वगैरह फेल्योर की बात आती है कि आजकल बड़े ब्रांड, मतलब मोस्टली जो मास लेवल पे काम करते हैं उनका इतना काम है कि वो फ्लेवर ओरिजिनल डालने के बजाय आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह डाल देते हैं, तो ये हेल्थ के लिए काफी ठीक नहीं होता, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सर वो तो आपके सवाल में उसका जवाब है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का मीनिंग ही वही हो गया भाई,
जो नेचुरल नहीं है। अभी आम हो गया, आम का फ्रूट भी हो गया, आम का एसेंस हो गया, एक तो टेस्ट में भी फर्क पड़ेगा और उसका हेल्थ में भी डेफिनेटली फर्क पड़ता ही है सर। एक धोखा है जो आप आंखों के सामने देख रहे हैं। किसी नॉर्मल शॉप पे जाते हैं कि भाई ठीक है यार, मैं एक काम करो, वो दे दो, बादाम शेक, बादाम मिल्क शेक दे दो, या वो था कि रोज मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक दे दो। मैंगो मिल्क शेक। तो वो क्या करता है आपकी आंखों के सामने वो निकालेगा मैंगो आइसक्रीम, जो कोई कंपनी का हमको पता है आइसक्रीम में फ्लेवर है, वो निकालेगा, वही मशीन में डाल के ये लो साहब मैंगो शेक। मैंने कहा इसमें मैंगो कहाँ डाला तूने? मैंगो तो इसमें है ही नहीं भाई, मैं दुकान में खड़ा हो गया मैंगो शेक मांग रहा मैंगो शेक मांग तो 2 पीस डाल दे तू मैंगो तो डाल दे। वो आइसक्रीम ही करके दे रहा है, मुझे पता है इस आइसक्रीम में आर्टिफिशियल फ्लेवर है, उस आर्टिफिशियल फ्लेवर का तूने शेक दिया भाई, इसमें ये क्या हुआ? तो ये जो है ना अपना कॉन्सेप्ट की फ्लेवर में फ्लेवर होना चाहिए, ये कैसे इंश्योर करें? सर ये आपको लेबल पढ़ना चाहिए सर। हाँ। तो हमारे कुल्फी, मलाई कुल्फी की बात करते हैं, हाँ। उसमें 2 ही इंग्रेडिएंट सर, दूध है और शक्कर है। और हमारा गुआवा कुल्फी बोलोगे तो दूध है, शक्कर है और गुआवा फ्रूट है। तो जो नाम है वही इंग्रेडिएंट है, तो लेबल पढ़ना सीखे सर। और जो मीटू ब्रांड बोलते हैं, जो मास ब्रांड बोलते हैं, तो उसमें आप लेबल देखोगे तो पहला इंग्रेडिएंट उसका सबसे ज़्यादा होता है पानी। हाँ। फिर उसके बाद में होता है मिल्क पाउडर। और आजकल फ्रोजन डेजर्ट का भी ट्रेंड चल रहा है, मतलब सस्ता बोल रहे हैं आप जो, तो वहाँ पे आपको मिलेगा वेजिटेबल ऑयल। तो लेबल पढ़ना सीखो सर, खाली हमारा नहीं, कोई भी फूड प्रोडक्ट लो पहले लेबल पढ़ो। तो आप अगर 10 रुपये का आइटम ले रहे हो तो 10 रुपये का इंग्रेडिएंट ही मिलेगा आपको, और अगर आप 100 रुपये का ले रहे हो तो 100 रुपये का इंग्रेडिएंट उसमें है कि नहीं वो देखिए सर। ये मैंने फॉरेन में काफ़ी चीज़ देखी, फॉरेन की प्रोडक्ट इंडिया में आ गई तो वो बेच तो वही रहा है आर्टिफिशियल आइटम, पर उसका पैकेजिंग फैंसी हो गया। तो पैकेजिंग मत देखो सर, लेबल पढ़ना सीख लो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी फ्रूट का या किसी भी चीज का लेबल पढ़ रहे हो और आपको लेबल पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, तो वो आपके खाने योग्य है। करेक्ट। अगर लेबल पढ़ के आपको लग रहा है कौन सी साइंटिफिक रेसिपी लिख दी भाई, क्या है ये? कौन कौन से एंजाइम चीजें, ये वो, मतलब अगर आपको पढ़ने में लग रहा है कि अरे क्या चीजें मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही, तो वो आपके खाने लायक चीज नहीं है। सीधी सी बात ये है सर। फ्रोजन डेजर्ट वर्सेस आइसक्रीम, ये जो चलता है, एक बार इसके बताइए, फ्रोजन डेजर्ट क्या होता है, आइसक्रीम क्या होती है? सर इसका मैं एग्जांपल आपको गुलाब जामुन से दूंगा। ठीक है। गुलाब जामुन बननी चाहिए घी में, तलनी चाहिए, लोग तेल में तल देते हैं, तो गुलाब जामुन नहीं रह गया, वही हो गया आइसक्रीम है सर। आइसक्रीम का मतलब क्या है, उसमें क्रीम होना चाहिए, क्रीम बनता है दूध से, तो उसका मेन इंग्रेडिएंट ये होना चाहिए दूध और शक्कर, और जो भी आप फ्लेवरिंग करते हो, भले ही चलो आर्टिफिशियल हो या फ्रूट हो। पर जो फ्रोजन डेजर्ट का कॉन्सेप्ट आया है वो इंडिया में ही चलता है सर ज़्यादा, क्योंकि इंडिया की पब्लिक चाहती है कि सस्ता। तो सस्ता कैसे होगा, तेल डाल देते क्रीम की जगह, दूध की जगह डाल दिया पानी और दूध का पाउडर डाल दिया। सर मैंने एक आइसक्रीम देखी थी, उसमें दूध ही नहीं है सर, खाली तेल और वेजिटेबल फाइट का कुछ घुमाते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, उससे बन गया उनका आइसक्रीम। उसका आइसक्रीम नहीं बोलेंगे, फिर उसको फ्रोजन डेजर्ट ही बोलते हैं। तो उसको ऑयल ही बोल के बेच दो, ऑयल ही बोल के बेच दो, मैं जमा हुआ ऑयल बोल के बेच दो। हाँ। तो आजकल इंडियन पब्लिक को थोड़ा समझ में समझ आएगा, में लिखा भी फ्रोजन डेजर्ट, वो वो लिखते भी, अच्छा कोर्ट ने ऐसे भी किया भी, आप फ्रोजन डेजर्ट है तो फ्रोजन डेजर्ट लिखो, अब आइसक्रीम काम में मत लो। और कई लेवल पढ़ते हैं तो लिखा हो रहा है कि फ्रोजन डेजर्ट है, लेकिन फिर भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो लोकल मैन्युफैक्चर से मेरे को लोकल आइसक्रीम अगर 5 रुपए 10 रुपए में मिल रही है, क्या मुझे खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए? सर आप 5 रुपए की का 5 रुपए दोगे तो 5 रुपए का ही मिलेगा, 10 रुपए का तो 10 रुपए मिलेगा। आइसक्रीम बोल के चीज है, वो कुछ भी फ्लेवर, वो पैसा कमा के 5 रुपए में तुम्हें को नहीं दे सकता, तो कुछ तो गड़बड़ दे रहा है, तो मुझे अवॉइड करना चाहिए उसको। तो मेरा सोच यही है, जो मैंने मेरे घर पे सीखा है, तो यही चीज कस्टमर को भी यही चीज खिलाओ जो हम हमारे बच्चों को खिला सके। अगर मैं मेरे ये बच्चों को खिला सकता हूँ बेझिझक होकर, ये नहीं सोच के अरे ये इसको कुछ हो जाएगा, तो वो चीज़ मैं मेरे कस्टमर को भी खिला सकता हूँ या मेरे ग्राहक को भी खिला सकता हूँ। तो मैं सबसे यही बोलूँगा, अगर आप 5 रुपए की बोल के बेच रहे हो तो वो आप अपने बच्चों को खिला सकते हो क्या? नहीं खिला सकते हो तो आपका कोई हक नहीं बनता, आप किसी और को भी खिलाओ। सर अभी एक्सपेंशन का प्लान क्या है आपके अगले 3-5 साल का? अभी 100 फ्रेंचाइजी है, 3 साल में कितनी? 10 साल तो हमने लगा दी खाली इस बच्चे को बड़ा करने में। अभी बच्चा हो गया, उसे इन्वॉल्व, अभी ये भागेगा सर। तो हमारे पिछले 10 साल में हमारी थी 30 से 40 आउटलेट, जो पिछले 6 महीने हम लोग इसको 100 पे लेके चले गए। हमारा टारगेट ये है अगले साल तक, मार्च 27 तक इसको 200 से 250 आउटलेट करने की, और 2030 का इसको 1000 आउटलेट की, और उससे ज़्यादा रन रेट में हम लोग भाग रहे हैं। तो वो हो गए यूनिट फ्रेंचाइजीज की। और मास्टर फ्रेंचाइजी की अगर बात करना चाहें तो हम लोग इंडिया में जितने भी स्टेट है अगले 3 साल में पूरा मास्टर फ्रेंचाइजी देना चाहेंगे। सो मास्टर फ्रेंचाइजी क्या हो गए थे, मेरे डुप्लीकेट
इतने सारे स्टेट में सर। आज मैं एक स्टेट अब Already आज हमारे 7 स्टेट में है सर मास्टर फ्रेंचाइजी। मास्टर फ्रेंचाइजी। तो मास्टर फ्रेंचाइजी क्या होता है, वो एक स्टेट का ओनर बन जाता है और वो ओनरशिप लेता है सर। वो ब्रांड मेरा ब्रांड जैसे मेरा एक डुप्लीकेट वहाँ पे बन गया तो वो समझ के वो उस ब्रांड को चलाता है। तो जो ब्रांड की आइडियोलॉजी रहती है, जो मेरी थिंकिंग रहती है, वो थिंकिंग मैं उनमें डालता हूँ। उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है, बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। तो वो मेरी जो आइडियोलॉजी है, जो ब्रांड की आइडियोलॉजी है, जो ब्रांड का एथिक्स है, जो ब्रांड का स्टैंडर्ड है, वो बंदा मेंटेन करता है। सो समझ लीजिए आप जब 25-30 स्टेट है इंडिया में, 30 स्टेट मान के चलो 30 ओनर बन गए बॉम्बे कुल्फी के, 30 ओनर। तो सोचो ब्रांड का पावर कितना बनता है। काफी ब्रांच में मैंने देखा है तो वो करते हैं कि हमने स्टेट हेड अपॉइंट कर दिया। सर स्टेट हेड भागेगा खाली अपने पगार के लिए, जैसे ही दूसरी कंपनी ने उसको ऑफर किया तो वो बंदे वहां पे चले गए। बट आपने अगर स्टेट ओनर बना दिया तो बंदा लाइफ लॉन्ग आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने ब्रांड को अपना लिया है। वो एक ओनरशिप उसमें आ जाती है। तो वो चीज़ हम लोग आगे 3 साल में वो करने वाले हैं सर। ये हमारे ब्रांड का विजन है। आपका टिपिकल डे क्या रहता है मॉर्निंग टू इवनिंग अगर बात करें तो? कैसे वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर रहे हो आप? सर सुबह 5:30 बजे तक उठता हूँ और आधा घंटा मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करने में जो भी सुबह का रूटीन है ख़त्म करके मैं मेरे डॉटर को उठाता हूँ। तो डॉटर के साथ 1-1.5 घंटा टाइम पास करते हैं, उसको आराम से नहलाता हूँ। 1 घंटा हम दोनों नहाते हैं और टाइम पास करते हैं। और उसको फिर स्कूल में रेडी करके फिर हम लोग जाते हैं जिम। मियाँ बीवी दोनों जिम जाते हैं, 1 घंटा जिम करते हैं, वापस आते हैं, शांति से नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं मेरा जो भी बुक वो रहता है वो पढ़ लेता हूँ आधा घंटा। पढ़ने के बाद ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ और फिर वहाँ पे एक लोकल होटल है हमारे, जो बचपन से मैं जा रहा हूँ। तो पिछले 7 साल से हम लोग 10 से 11 बजे हम लोग वहाँ पे जाते हैं। जो जहाँ पे वो मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज वाला बिजनेस है, वो 1 घंटा मैं वहाँ पे वो कर लेता हूँ। मैं और मेरा जो मैनेजर है, हम दोनों बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और जो भी काम रहता है, काम की बातें या दुनिया भर की बातें, वो 1 घंटे में कर लेते हैं। फिर 11 से 1-1.5 बजे तक ऑफिस रहता हूँ। जितना भी सुबह का काम रहता है, मीटिंग्स रहता है, वो हमारा टीम मीटिंग सब कर लेते हैं। फिर 1:30 बजे से 3 बजे तक हम लोग घर चले जाते हैं सब लोग। तो घर पे खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत सोना तो सो लिए या नेटफ्लिक्स देख लिया तो नेटफ्लिक्स देख लिए। फिर 3 बजे वापस जाते हैं ऑफिस। 3 से 6 के बीच में ऑफिस में थोड़ा बहुत काम कर लिया, थोड़ा बहुत मीटिंग्स कर लिया, हो गया। 6 बजे वापस बच्चों के साथ पार्क में खेलना शुरू, 9-10 बजे तक वापस सो जाते हैं। ये मेरा टिपिकल डे है। इस टिपिकल डे के चक्कर में आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बोले कर ऐसा ही दिन मिलता है तो एक आइसक्रीम का ब्रांड हम भी डालेंगे, ऐसा ही दिन होता है तो मैं भी लूंगा। तो इसके लिए हम लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं ना सर। हाँ हाँ, आपको लेना चाहिए। चलो सर, लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड। यस सर। आपका पर्सनल फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर या कुल्फी फ्लेवर कौन सा है? मलाई। मलाई। आपका सबसे ज्यादा कौन सा फ्लेवर कंज्यूम किया जाता है? जो हमारा गोवा चिल्ली कुल्फी है, गोवा चिली, धूमधाम चलता है। धूमधाम। दिन का 10,000 पीस बिकता है ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा आपने देखा या टेस्ट किया है? कड़ी पत्ता आइसक्रीम जो हमारा है। ठीक है। वन एंटरप्रेन्योर जो आपको इंस्पायर करता है काफी? मेरे फादर। वन स्टार्टअप जिसको आप बहुत इंस्पायरिंग मानते हैं? जीरोधा। वन बुक जो आप रिकमेंड करना चाहें? अष्टवक्र गीता। वन मूवी दैट जो आप चाहते हैं सब देखें? हेरा फेरी। हेरा फेरी। वन मैसेज टू एवरी एंटरप्रेन्योर इन इंडिया? डोंट गिव अप। डोंट गिव अप, लगे रहो। लगे रहो। चलो सर, तो हम भी लगे रहते हैं। और आपका अगला जब 1 साल आपका कंप्लीट होता है या 2 साल में जब आप 500 आउटलेट पे पहुंचते हैं या 30 पे जो आपका ड्रीम है 1000 आउटलेट, फिर एक पॉडकास्ट और करता है साथ में। डेफिनेटली जबरदस्त सर। थैंक यू। अमेजिंग सर।